देखा, लेकिन उसने पहले ही अपना मुंह फेर लिया था। उसे सचमुच यहाँ तनवीर की मौजूदगी का इल्म नहीं था, क्योंकि शुरू ही से उसकी पुश्त तनवीर की तरफ रही थी। मुझे हैरत है कि तुम इस बदतमीज को बर्दाश्त कर रही हो। तनवीर ने इस बार जूलिया को मुखातिब किया। कुछ और भी कहने का इरादा रखता था, लेकिन अल्फाज हलक में ही घुट कर रह गए, क्योंकि अचानक इमरान ने उसका गिरबान पकड़कर इस तरह झटका दिया था कि वो फर्श की जानिब झुकता चला गया। फिर बैठे ही बैठे उसकी ठोरी पर घुटना भी मारा था। तनवीर के हलक से हल्की सी कराह निकली और वो चारों खाने चित हो गया। उसके बाद अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया था। लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े थे। उनमें होटल कमला और गाहब सभी शामिल थे। जितनी देर में तनवीर दोबारा उठता, पता नहीं क्या क्या हो गया था, लेकिन ना अब वहाँ इमरान था और ना जूलिया थी। दफ्तर कोई गैर मुल्की अंग्रेजी में चीखने लगा, मेरा ब्रीफ केस, चोर चोर चोर। और फिर तनवीर पर बौखलाहट का दौरा पड़ा था। लोग उसे घेरे हुए सवालात की बौछार कर रहे थे और वो कुछ नहीं कहता हुआ मजमे से निकल ही जाना चाहता था कि किसी ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तनवीर झुंझला कर पलट पड़ा। सामने एक सफ़ेद फाम अजनबी उससे घूरे जा रहा था। फिर वो तहमकाना लहजे में बोला, मेरे साथ चलो। क्यों, कौन हो तुम? तनवीर कराया, अभी मालूम हो जाएगा। वो उसे खींचता हुआ सदर दरवाजे की तरफ ले चला। दूसरे लोग जहाँ थे वहीं रह गए, लेकिन दूसरा आदमी अभी तक अपने ब्रीफ केस लिए चीखे जा रहा था। गैर मुल्की अजनबी तनवीर को मजमे से निकाल आया। गाड़ी में बैठ जाओ, उसने सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों बैठ जाऊं? जो कुछ कहा जा रहा है करो। गाड़ी के अंदर से आवाज आई। अब तनवीर ने पिछली नशिस्त पर नजर डाली। एक आदमी गाड़ी में मौजूद था और उसके रिवॉल्वर की नाल तनवीर ही की तरफ उठी हुई थी। लेकिन ये सब क्या है? तनवीर ने भराई हुई आवाज में एहतजाज किया। बैठो। उसे जोरदार धक्का दिया गया। फिर चुपचाप गाड़ी में बैठते ही बनी थी और अब उसे पूरी तरह होश आ गया था। कैसी हमाकत सरजद हुई थी। वो दिल ही दिल में खुद को गालियां देता रहा। आखिर वो इस हकीकत को कैसे फरामोश कर बैठा था कि इमरान और जूलिया पर नजर रखने की हदायत X2 से मिली थी, यानी वो ड्यूटी पर था। आखिर ऐसी हालत में से गुस्सा आया ही क्यों? अब पता नहीं किन हालात से गुजरना पड़े। कार एयरपोर्ट से किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। तनवीर खामोश ही रहा। अब तो वो अपने ही अंदाज में लापरवाही पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सवाल तो यह था कि इन लोगों ने आखिर उसे क्यों धर लिया था। कम से कम ये तो मालूम होना ही चाहिए था। अब बहरहाल उसने कुछ देर बाद कहा, आखिर तुम लोग कौन और मुझसे क्या चाहते हो? सफेद फाम गैर मुल्की जो अगली सीट पर था हंसकर बोला, एक बहुत खूबसूरत लड़की तुम पर आशिक हो गई है, उसी के पास मैं लिए जा रहा हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तनवीर कराया और रिवॉल्वर की नाल उसी की बहनों में कुछ ज्यादा ही चुभने लगी। इसके बराबर वाला आदमी देसी ही था और ड्राइवर भी गैर मुल्की मालूम नहीं होता था। मुनासिब यही होगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, बराबर वाले ने कहा। नहीं, बोलने दो, अगली सीट पर से गैर मुल्की ने कहा। उसकी आवाज में बड़ा लोच था। मुझे भी पसंद आया। मैं समझ गया, तनवीर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। तुम लोग उसी बदमाश के साथ ही मालूम होते हो जिसने मुझ पर हमला किया था। तुम उसे बदमाश कह रहे हो? गैर मुल्की बोला, हालांकि तुम होती उठकर उसकी मेज के करीब गए थे। उसने हाँ मुझे गोंसा दिखा दिया था। तुम गलत कह रही हो। वो तो इस औरत से झगड़ा कर रहा था जो उसके साथ ही थी। मैं समझा शायद तुम ये कहना चाहते हो कि वो दोनों तुम्हारे लिए अजनबी थे। अजनबी तो थे ही, तनवीर जल्दी से बोला, लेकिन वो मुझसे आने के अंदाज में हंस पड़ा था। अच्छा, तो तुम इस गलत फहमी में मुब्तला हो कि वो मेरे लिए अजनबी नहीं था, तनवीर ने कहा। फिर यक बैक फिर बोला, मगर तुम कौन हो मुझसे बात पोर्स करने वाले? वो कोई भी हो, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम कौन है और वो कौन था। जवाब मिला। तनवीर को अचानक कोई शख्स याद आया जो एक्रोमे वाले हंगामे के दौरान में मेरा ब्रीफ केस की हाँक लगाता रहा था। ओ, तो ये बात है। उसने सोचा, अब ये लोग ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि हंगामा इसलिए भरपा किया गया था कि अफरा तफरी के आलम में किसी का ब्रीफ केस गायब कर दिया जाए। हो सकता है ये उसी के साथी हो जो ब्रीफ केस के लिए चीख रहा था। उसने सख्ती से अपने हॉर्न बेंचर खिड़की से बाहर देखने लगा। पहले में रिवॉल्वर की नाल बदस्तूर चुभ रही थी। बाहर फैले हुए अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। गाड़ी सड़क को छोड़कर एक तारीख रास्ते पर हो ली थी। फिर दफ्तर उसके करीब बैठे हुए आदमी ने कहा, अब तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, जो दिल चाहे करो। तनवीर ठंडी सांस लेकर बोला, मेरी तो अक्ल ही हब्द होकर रह गई है। उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेते हो। क्यों ना बोलूं? क्या मैं यूरोप में पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं, तुम तो दीवाने गालिब से बरामद हुए थे। देसी आदमी हंसकर बोला। और फिर उसने तनवीर की आंखों पर रबड़ का तस्मा चढ़ा दिया। तकलीफ हो रही है भाई? आखिर क्या इरादे हैं? तनवीर का रहा। वाकई दोस्त तुम हैरत अंगेज, ऐसी बा मुहावरा उर्दू तो मैं भी नहीं बोल सकता, देसी आदमी ने कहा। तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो? तनवीर फिर भुना गया। जल्द ही इत्तला मिल जाएगी हम तुम्हें क्या समझते हैं। फिर तनवीर के बोलने से पहले ही गाड़ी एक धचके के साथ रुक गई थी। किसी ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा। अब वो अपनी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव महसूस कर रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उससे रुकने को कहा गया और आंखों पर से रबड़ का तस्मा हटा दिया गया। उसने बौखलाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। ये किसी इमारत का एक बड़ा कमरा था। दरवाजे के करीब ही देसी आदमी रिवॉल्वर लिए खड़ा था जो उसे यहाँ तक लाया था। गैर मुल्की कहीं दिखाई न दिया। तनवीर देसी आदमी को घूरे जा रहा था।
बैठ जाओ। उसने रिवॉल्वर की नाल से कुर्सी की तरफ इशारा किया। तनवीर ने लापरवाही जाहिर करते हुए शानों को जंबिश दी और आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक गैर मुल्की लड़की कमरे में दाखिल हुई और देसी आदमी के करीब ही ठटक कर रह गई। तनवीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही थी। रोशे फिट्जवाटर वो आहिस्ता से बोली और देसी आदमी के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुन लिया तुमने? उसने तनवीर को उर्दू में मुखातिब किया था। क्या सुन लिया? तनवीर ने तेज लहजे में पूछा। तुम रोशे फिट्जवाटर हो? क्या बकवास है? तनवीर हंस पड़ा। तुम तो 30 और तुम्हारी बहन का नाम जूलियाना फिट्जवाटर है। बकवास बंद करो। तनवीर उठता हुआ ढाड़ा। बैठे रहो। तनवीर फिर धम से बैठ गया। इसने इत्तला पर उसे शिद्दत से गुस्सा आ गया था। मैं इस बेहुदा मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुठियां बेच कर बोला। ये क्या कह रहा है? लड़की ने देसी आदमी से फ्रांसीसी में पूछा। खुद को रोशे फिट्जवाटर तस्लीम नहीं करता। झूठा है ये। रोशे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जूलियाना का भाई जिसने बड़ी बड़ी बहन से शादी की थी और उसकी दौलत समेट कर एक दिन गायब हो गया। तनवीर फ्रांसीसी समझ सकता था लेकिन उसने यही मुनासिब समझा कि अपने चेहरे पर लातालुकी का तासुर बरकरार रखे। क्या तुम रोशे नहीं हो? लड़की ने बराह रास्त उससे सवाल किया और तनवीर होंठों की तरह देसी आदमी की तरफ देखने लगा। मुझसे क्या कह रही है? उसने बिलाहिर पूछा। क्यों बन रही हो? देसी आदमी बोला। क्या तुम फ्रांसीसी नहीं समझ सकते? मैं अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं समझ सकता। इस पर देसी आदमी ने कहकहा लगाया था। फिर लड़की के इस्तफसार पर उसे तनवीर के जवाब से आगाह करने लगा। अच्छी बात है। लड़की अपना ऊपरी होंठ बेच कर बोली। मैं इससे इंग्लिश में ही गुफ्तगू करूंगी। तनवीर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस जंजाल में आ पड़ा है। दफ्तर लड़की आगे बढ़ी और तनवीर का शाना झंझोड़ कर बोली। क्या तुम रोशे फिट्जवाटर नहीं हो? मेरा नाम तनवीर है। तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो। क्या वो तुम्हारी बहन जूलियाना फिट्जवाटर नहीं थी? देसी आदमी ने सवाल किया। बकवास बंद करो। तनवीर धाड़ा। चिहो नहीं, चिहो नहीं। लड़की आस्था से बोली। अगर तुम ये बता दो कि मेरी बड़ी बहन यानी तुम्हारी बीवी कहाँ है तो हम तुम्हें जाने देंगे। अभी मेरी शादी ही नहीं हुई। ओ जालिम, तुमने अभी तक उससे शादी भी नहीं की। लड़की ने उसी आवाज़ में कहा। देखो लड़की, तनवीर ने कुछ कहना चाहा था लेकिन सफ़ेद फाम गैर मुल्की लड़की की मुदाखलत पर खामोश रह गया। वो बाएं जाने वाले दरवाजे से कमरे में दाखिल होकर चीहा था। बस बस खत्म करो। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। उसने आगे बढ़कर कहा। तशद्दुद किए बगैर कुछ नहीं उगलेगा। मुझे तो कुछ पागल पागल सा लगता है। देसी आदमी बोला। क्यों ना पहले इसकी ज़हनी हालत का जायजा ले लिया जाए। तुम ठीक कहती हो। गैर मुल्की सर हिलाकर बोला। देसी आदमी ने रिवॉल्वर को जंबिश देकर तनवीर से कहा। उठो। वो इसे कमरे में लाए। जहाँ एक अजीब वजह क्या है कुर्सी के अलावा और किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था। अलबत्ता कुर्सी से थोड़े ही फासले पर कंप्यूटर किस्म की एक मशीन नस्ब थी। बैठ जाओ। रिवॉल्वर वाले ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आखिर तुम लोग चाहते क्या है? बैठो। तनवीर कुर्सी पर बैठ गया। गैर मुल्की आगे बढ़कर उसके हाथों और अगले पायों से उसके हाथ पैर बांधने लगा। रिवॉल्वर कनपटी से आ लगा था वरना वो ग्लूहासी के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद जरूर करता। चमड़े के तस्मों से उसे जकड़ देने के बाद मशीन पर रखा हुआ कहानी खुद उठाकर उसके सर पर रख दिया गया। ये खुद भर की तार के जरिए उसी कंप्यूटर नुमा मशीन से मुंसलिक था। तनवीर के देवता कूच कर गए। वो अच्छी तरह जानता था कि अब उसे गैर इरादी तौर पर अपनी हकीकत उगल देनी पड़ेगी। इस कुर्सी पर बिठाकर रस्में ताबुशी अमल में नहीं लाई गई। दफ्तर गैर मुल्की ने मशीन की तरफ बढ़कर उसके कई स्विच ऑन कर दिए थे। हल्की सी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी और तनवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी के अंदर गुदगुदी सी शुरू हो गई हो। अजीब सी लज्जत थी पर यकबैक की लज्जत बेचैनी में तब्दील हो गई। और तुम्हारा नाम क्या है? उससे सवाल किया गया। बेचैनी। बेचैनी जहन एक ही धारे पर बह जा रहा था। तनवीर उसकी जुबान हिली। जूलियाना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसे चाहता हूँ। बेवकूफ़ आदमी से तुम क्यों उलझे थे? वो मेरा रकीब है। एक्रोन ने इस वक्त तुम्हारी मौजूदगी की वजह क्या थी? मेरे चीफ ने हुक्म दिया था कि इन दोनों पर नज़र रखो। तुम्हारा चीफ कौन है? नाम और महकमा बताओ। इस नाम के अलावा और किसी दूसरे नाम का इल्म नहीं। महकमा बताओ। वजारत हाजा का महकमा कार-ए-हास। X2 का पता बताओ। कोई भी नहीं जानता। हम में से किसी ने भी आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। अहकामात किस तरह मिलते हैं? फ़ोन पर। फ़ोन नंबर बताओ। जूलियाना फिट्जवाटर के अलावा और किसी का भी फ़ोन नंबर मालूम नहीं। ओहो, तो फिर जूलियाना फिट्जवाटर भी उसी की मतहत है? हाँ। और इमरान भी। और कितने मेंबर हैं? तनवीर ने एक के नाम और पते से उन्हें आगाह कर दिया। फिर एक बैग खोपड़ी के अंदर गुदगुदी इतनी शदीद हो गई कि वो किसी बेबस जानवर की तरह चीखने लगा। उसके बाद उस पर बेहोशी तारी हो गई थी। सफदर मुस्तवराबाना अंदाज में टहल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कामयाबी इस तरह ज़रा सी देर में हजीमत बन जाएगी। लेकिन आखिर वो थी क्या बला? बिल्कुल ही ऐसा मालूम हुआ था जैसे किसी बहुत बड़े केकड़े ने उस पर छलांग लगाई हो। अंधेरे में वो देख भी तो नहीं सका था। वो सोचता और उलझता रहा। दफ्तर फ़ोन की घंटी बजी। उठने झपट कर रिसीवर उठाया लेकिन दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ सुनते ही उसके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा। ये सर वो मुर्दा आवाज़ में बोला। ब्रीफ केस इमरान के स्पुर्द करा और दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ब्रीफ का केस सफदर हकला कर रह गया। क्यों? क्या बात है? अंधेरा था जनाब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अपने हवास बजा करो। मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब कि ब्रीफ केस तो मैंने उसे छीन लिया था लेकिन जिस रास्ते से मुझे फरार होना था वहाँ गहरा अंधेरा था। किसी अजीब किस्म की जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया और ब्रीफ केस मेरे हाथ से निकल गया। जानवर ने हमला किया था? जी हाँ, बस ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा केकड़ा मुझ पर चपट पड़ा हो और तुम बेहोश हो गए। दूसरी तरफ से तंगे लहजे में कहा गया। नहीं जनाब, जितनी देर में संभलता हो वो जानवर वहाँ था और ना ही ब्रीफ केस। तुमने वहाँ
वहाँ रुक कर देखा था, सवाल किया गया। जी हाँ, पेंसिल टॉर्च की रोशनी में देर तक ब्रीफकेस तलाश करता रहा था। ख्याल था मुमकिन है वो हमले के दौरान मेरे हाथ से छूटकर वहीं कहीं गिर गया हो। अच्छा, इमरान से मिलकर उसे तफसील से आगाह कर दो। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़िता होने की आवाज़ सुनकर उसने तवील सांस ली थी और रिसीवर कडल पर रखने के बाद कुछ देर तक चेहरे का पसीना खुश करता रहा था। आज उसे X2 से हदायत मिली थी कि वो XY एयरलाइन की 8 बजे शिप लैंड करने वाले तैयारे के मुसाफिरों में से सिर्फ फ्रेंच कट दाढ़ी वाले मुसाफिर पर नजर रखे, और जहाँ भी उसे मौका मिले ब्रीफकेस छीन कर निकल भागे। और ये मौका एक रूफे में उस वक्त मिला था जब इमरान की मेज पर हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन बिलाहिर ब्रीफकेस उसके हाथ से भी निकल गया। बहरहाल उसे इल्म नहीं था कि एक बुफे में उसके साथी मौजूद होंगे और उन्हीं की वजह से उसे ब्रीफकेस झपट लेने का मौका मिल जाएगा। ड्रेसिंग टेबल के करीब खड़े होकर उसने अपने बाल दुरुस्त किए और आईने पर अलविदाई नजर डालकर बाहर निकलता चला गया। फिर उसकी गाड़ी 10 मिनट के अंदर ही अंदर इमरान की कयामगाह के सामने रुकी। यहाँ से तेज रफ्तारी से आई थी। सफदर ने घड़ी पर नजर डाली, 10:40 हुए थे। फिर वो गाड़ी से उतर ही रहा था कि कब से इमरान की आवाज़ आई, आप भी तशरीफ ले आइए बोर करने के लिए। सफदर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ मुड़ा, चलिए आइए। इमरान हाथ हिलाता हुआ जीनों की तरफ बढ़ गया। सफदर खामोशी से फ्लैट में दाखिल हुआ था। इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, तशरीफ रखिए। मैं नहीं समझ सकता कि आखिर आप इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं। सफदर झुंझला कर बोला, पागल हो गया हूँ। इमरान का लहजा भी तलही से पाक नहीं था। मालूम होता है आपको भी चोट हुई है। सफदर हंसकर बोला, जी हाँ, आपका चीफ पटरी से उतर गया है। कुछ देर पहले जो जिल्लत नसीब हुई है हमेशा याद रहेगी। गालिबन एक रुपए की बात कर रहे हैं आप। खूब खूब, तो आप भी वहाँ तशरीफ रखते थे, क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? वजह? सफदर मुस्कुराकर बोला, अरे अभी तो आपने कहा था कि तुम्हारा चीफ पटरी से उतर गया है। इमरान चंद लम्हे से गौर से देखता रहा, फिर बोला, उसने मुझसे कहा था कि जूलिया को एक रुपये में ले जाऊँ और मछली खाने पर मजबूर करो, लेकिन उसे तो मछली से नफरत है। सफदर के लहजे में हैरत थी। जहन्नुम में जाए। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं उसे मछली खाने की तरगीब ही दे रहा था कि ना जाने कहाँ से तनवीर साहब टकपक पड़े। अगर तुम वहाँ मौजूद थे तो तुमने देखा ही होगा कि फिर क्या हुआ था। सफदर हंस पड़ा, बस बस दावत ना निकालो, लोगों ने बीच बचाव करा दिया, वरना तनवीर साहब तनवीर कीमा कहलाते। हो सकता है उसे यही हुक्म मिला हो। क्या मतलब? इमरान उसे गौर से देखता हुआ दफ्तर खामोश हो गया। इस कहानी का सर कहीं और है और पैर कहीं, शायद इसलिए मुझे दोबारा हुक्म मिला है कि आपको तफसील से आगाह कर दूं। सफदर ने ठंडी सांस ली। इमरान आहिस्ता से सर हिलाकर बोला, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आखिर हम सब एक रुपये में क्यों इकट्ठा हुए थे। जूलिया कह रही थी। क्या कह रही थी? सफदर ने जुमला पूरे होने का किसी कदर इंतजार करके पूछा। अब में शर्म आती है बताते हुए, पता नहीं तुम्हारे चीफ का क्या हो गया है, बताइए भी। सफदर ने छेड़ने के इस अंदाज में कहा। उसने कहा था कि तुम एक रुपये में बैठकर इमरान से फ्लर्ट करो। बहरहाल सबसे मुश्किल काम मेरे ही स्पुर्द हुआ था। आहा, वो क्या? XY के तैयारे से एक मुसाफिर उतरने वाला था। उसका ब्रीफकेस छीनना था मुझे। एक आदमी उसे रिसीव करने के लिए पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो उसे एक रुपये में ले गया। मैं दोनों का ताक़ुब कर रहा था। बस फिर झगड़ा हुआ तो मुझे ब्रीफकेस लेकर भागने का मौका मिल गया। खुदा की पनाह, ये स्कीम थी। इमरान ने मुतहय्यराना अंदाज में दी देना चाहे, लेकिन ब्रीफकेस मेरे हाथ से निकल गया। अच्छा, जिस रास्ते से मैं फरार हुआ था वहाँ अंधेरा था। अचानक एक अजीब किस्म के जानवर ने मुझ पर छलांग लगाई। सारे जानवर अजीब होते हैं, आप समझे नहीं। वो एक बहुत बड़ा केकड़ा मालूम होता था जिसने मुझे अपने लंबे लंबे बाजुओं में जकड़ लिया था। कोई केकड़ा होटल के किचन से फरार हो गया होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? सफदर झुंझला गया। समझाने की कोशिश भी तो करो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, वो इतना बड़ा केकड़ा था कि मैं उसकी गिरफ्त में आ गया था। आदमी को सूप पीने वाला केकड़ा होगा। आप क्या समझते हैं? सफदर आपे से बाहर हो गया। तुम्हें झूठा नहीं समझता, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। थोड़ी देर बाद बोला, हंगामे के लिए सिर्फ यही काफ़ी होता कि जूलिया हजराई अंदाज में मछली की प्लेट दूर फेंक देती और वो यकीनन फेंक देती। तुम तो जानते ही हो। आपका ख्याल दुरुस्त है। फिर तनवीर किस मर्ज की दवा था मैं भी नहीं समझ सकता। देर से फ़ोन पर राब्ता कायम करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन शायद वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? तनवीर। ये भी हो सकता है कि जूलिया को मेरे साथ देखकर अपने तौर पर ये हरकत कर बैठा हो। बहरहाल तो साबित ये हुआ कि असल मामला तुम्हारे स्पुर्द हुआ था। खुदा ही जाने के असल मामला क्या था। सफदर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जूलिया से कहो कि X2 से राब्ता कायम करके मालूम करे, वरना हो सकता है कि तुम अंधेरे में रहकर मार खा जाओ। आप ही क्यों नहीं कहते? फिलहाल मेरी नहीं सुनेगी। मैंने उससे धोतर मछली कह दिया था। यही से फ़ोन पर उससे पूछ सकता हूँ। ओ भाई, क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरा ही फ़ोन इस्तेमाल करो? कोई एतराज़ है आपको? लाइन डेड हो गई है। मैं हुदा भी हकीम अबू दजाल के फ़ोन पर अपने ससुराल वालों की हैरियत मालूम करके आ रहा हूँ। बस चलते फिरते नजर आओ। ओहो, तो मेरी मौजूदगी आपको गरां गुजर रही है? हरगिज़ नहीं। आप तो इस काबिल हैं कि फ्रेम करके दीवार पर लटका दी जाए। भला ये तो फरमाइए कि वो केकड़ा आपको भी क्यों ना उठा ले गया? मैंने आपको इस कदर झुंझलाया हुआ कभी नहीं देखा। मेरी फिक्र ना करो, केकड़े ने तुमसे ब्रीफकेस छीना था। ये तुमने ही बुखलाहट में से हाथ से छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है कि ब्रीफकेस मेरे हाथ से छूट गया था। वो जगह बताओ जहाँ ये वाक़या पेश आया था। सफदर ने कागज़ पर राह फरार का नक्शा खींचकर इमरान को समझाने की कोशिश कर डाली थी। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला, वो महफूज तरीन रास्ता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पहले से ही तुम्हारी ताक में था। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। यकीन कीजिए कि डाइनिंग हॉल से साफ निकला चला गया था। जाहिर है कि ऐसे हालात में खुद भी चुकन्ना रहूँगा।
अगर हॉल ही में किसी ने ताक़ुब किया होता तो मुझे खबर हो जाती। बस तो फिर यही हो सकता है कि वो भी बेखबर नहीं थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर डाइनिंग हॉल में ब्रीफकेस पर हाथ डाला गया तो निकल जाने के लिए कौन सी राह मुंतखब की जाएगी। सफदर कुछ ना बोला, उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। तुम नहीं समझ सकोगे, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे वो समझ गए हो। तुम्हारा चीफ आहिस्ता आहिस्ता फातनुल अक्ल की तरफ बढ़ रहा है। बस अब जाओ और जूलिया से कहो कि एक्सट्रू से राब्ता कायम करे। सफदर उठ गया। जूलिया के बंगले के कंपाउंड में अंधेरे और सन्नाटे की हुक्मरानी थी और वो खुद अपने ख्वाबगाह में दाखिल होकर सोने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर कबल एक्स2 से फोन पर जो गुफ्तगू हुई थी उसने मूड बिगाड़ दिया था, लिहाजा जल्द से जल्द सोना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने बाहर से इत्तलाई घंटी बजाई। झुंझलाहट में पैर पटकती हुई सदर दरवाजे की तरफ आई थी। दरवाजा खोला तो सफदर सामने खड़ा नजर आया। शायद उसी ने बरामदे की बिजली जलाई थी। क्या तुम फोन करके मालूम नहीं कर सकते थे कि मैं इस वक्त मिल भी सकूंगी या नहीं? उसने तलख लहजे में कहा। फाटक फलांग कर आया हूँ, इसलिए हमदर्दी से पेश आओ। सफदर मुस्कुराया। जूलिया पीछे हट गई। वो अंदर आया। क्या बैठोगे भी? मैं बहुत थकी हुई हूँ। यकीनन बैठूंगा क्योंकि मैंने भी तुम्हारी तरह चोट खाई है। वो हुश्क लहजे में बोली। कुछ ही देर पहले मुझे इसका इल्म हुआ है तनवीर अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा, जहन्नुम में जाए। और चीफ के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी आंखों पर पट्टियां बांध कर जहाँ चाहता है धकेल देता है। तरीकाकार है अपना अपना। हम आखिर इतने गाफिल क्यों रहे कि मार खा जाएं? जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली। ओहो, क्या वो तुम्हें मेरी कहानी भी सुना चुका है? क्यों नहीं? वो तो क्या तुम अब मुझसे बैठने को नहीं कहोगी? चलो बैठो, लेकिन इस वक्त कॉफी ना पिला सकूंगी। सफदर उसके साथ नशिस्त के कमरे में आया। बैठो, जूलिया से घूरती हुई बोली। लेकिन उसे ये नहीं बताया कि ब्रीफकेस में क्या था और क्यों छीना गया था। तब फिर मैंने अपना वक्त ज़ाया किया है। बड़ी अफसोसनाक बात है, जूलिया ने चढ़ाने के अंदाज में कहा। मैं कुछ देर पहले इमरान साहब के साथ था। उनकी जुबानी मालूम हुआ कि उन्हें भी इसका इल्म नहीं था। किसका इल्म नहीं था? यही कि तनवीर दखलंदाजी करेगा। हाँ, उससे सिर्फ यही कहा गया था कि हम दोनों पर नजर रखे और साथ ही ये भी देखता रहे कि कोई और हमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। तब तो मेरा ख्याल है कि इस बार हुआ तनवीर साहब का पता साफ। क्या हम कोई अहम गुफ्तगू कर रहे थे? दफ्तर जूलिया खुश लहजे में बोले और ठीक उसी वक्त कमरे में अंधेरा हो गया। का क्या मतलब? सफदर हकलाया। बिजली फेल होती ही रहती है, गालिबन अब तुम नहीं ठहरोगे, जूलिया ने कहा। तुम्हें अंधेरे में तो नहीं छोड़ सकता, सफदर हंसकर बोला। दूसरे ही लम्हे में किसी ने उस पर छलांग लगाई थी। साथ उसने जूलिया की भी चीज सुनी और खुद सिर्फ हकला कर रह गया। का केकड़ा। उसके बाद के अल्फाज हलक में ही गुट कर रह गए थे। ऐसी सख्त गिरफ्त थी कि हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी और उसका रहन तारीकियों में डूबता चला गया। फिर होश पे अंधेरे में ही आया तो उसने चारों तरफ हाथ घुमाए। अभी फर्श पर बैठा हुआ था, कराह कर उठ बैठा और टटोलता हुआ एक जानिब बढ़ने लगा। फिर अचानक अपनी जेबें टटोली। सब कुछ महफूज था। पेंसिल, टॉर्च, पर्स और बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर। पेंसिल टॉर्च की बारीक सी रोशनी की लकीर गर्दो पेश चकराने लगी। ये वही कमरा था जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। लेकिन जूलिया कहाँ गई? उसने उसे आवाज़ें दी थी और जवाब न मिलने पर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। लेकिन स्विच तो पहले से ही ऑन था। फिर बरामदे से निकल आया। यहाँ मेन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद वो एक के बाद दिखे सारे कमरे रोशन करता चला गया था। जूलिया कहीं भी दिखाई ना दी थी। नशिश के कमरे में दो छोटी मेजें उल्टी हुई मिली। कुछ आराइशी अशिया फर्श पर पड़ी हुई थी। जूलिया का एक स्लीपर दरवाजे के करीब पड़ा था, दूसरा कहीं नजर न आया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर फोन पर इमरान के नंबर डायल करने लगा था। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं सफदर बोल रहा हूँ। बोलो, सोने ना देना। अच्छा, मैं जूलिया की कयाम गाह से बोल रहा हूँ। तो फिर क्या मैं तुम्हें सर पर बिठा लूँ? वैसे उठा कर ले गए? कौन उठा कर ले गए? जूलिया को। ओके, तुम्हारी मौजूदगी में मैं उससे गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक रोशनी गायब हो गई। उन्होंने बाहर से मेन स्विच ऑन कर दिया था। यकीन कीजिए वही केकड़ा था। अंधेरे में भी नजर आ गया था। इस बार भी उसने मुझ पर हमला किया। काश तुम्हें भी उठा कर ले जाता। अब कटेगी रात, आंखों में वही ठहरों में आ रहा हूँ। सफदर ने तवील सांस से रिसीवर कडल पर आकर अपनी गद्दी से हिलाने लगा। 15 मिनट बाद उसने इमरान की सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली गाड़ी की आवाज सुनी थी और बरामदे की तरफ चल पड़ा था। इमरान तन्हा नहीं था, जोसेफ भी था उसके साथ। पूरी दूरी पर था और बुलेट होल्स्टर में दोनों जानिब रिवॉल्वर्स मौजूद थे। इमरान सफदर के साथ इमारत में दाखिल हुआ, लेकिन जोसेफ सदर दरवाजे पर ही जम गया था। इमरान ने उस कमरे का जायजा लिया जहाँ ये वाकया पेश आया था। फिर सफदर की पीठ ठोंकता हुआ बोला, शाबाश। का क्या मतलब? पहली बार तुम पर हमलावर हुआ तो ब्रीफ केस ले गया और दूसरी बार तुम्हें नहीं ले गया। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बदबूदार मालूम होते हुए इमरान आहिस्ता से बोला। सफदर कुछ कहने वाला था कि बाहर से फायर की आवाज़ आई। इमरान ने जबरकर रोशनी का स्विच ऑफ कर दिया और सफदर का हाथ पकड़कर तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ा। बरामदे में भी अंधेरा ही नजर आया। जोसेफ। इमरान की तेज किस्म की सरगोशी अंधेरे में गूंजी, लेकिन जवाब न मिला। सफदर ने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया था। जोसेफ। इस बार इमरान ने जोर से आवाज़ दी और फिर बड़ी फुर्ती से बाएं जानिब खिसक गया। सब ठीक है बास। दूर से जोसेफ की आवाज़ आई। फायर मैंने नहीं किया था, लाइट चलाओ, इमरान ने सफदर से कहा। सफदर ने स्विच ऑन कर दिया। जोसेफ तेज रफ्तारी से उनकी तरफ बढ़ा आ रहा था। मैंने फायर नहीं किया था बास। वो करीब पहुंचकर बोला, तुम्हारी कार के पीछे मुझे कोई नजर आया था। मैंने बरामदे की रोशनी बुझाई ही थी कि फायर हुआ, लेकिन मुझे यहाँ कोई गोली का निशान नहीं दिखाई थी। इमरान उसे घूरता हुआ बोला, यकीनन फायर तुम पर ही किया गया होगा। इस वक्त जब तुम स्विच ऑफ कर रहे थे, लिहाजा स्विच बोर्ड के आसपास ही कहीं गोली का निशान तो होना ही चाहिए। खुदा की मर्जी बास, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरे बस से बाहर है कि मैं उसे हाथ लगाऊं। तुम ही चलकर उठाओ, बेहोश हो गई है शायद। कौन? इमरान चौंक पड़ा। कोई औरत है, वही थी तुम्हारी कार के पीछे। चलो, इमरान आगे बढ़ता हुआ बोला। बरामदे की रोशनी उसकी कार तक पहुँच रही थी। कार के अकब में वो ऊंधी पड़ी दिखाई दी।
अरे कहीं तेरा दायां हाथ तो नहीं चल गया था? इमरान बड़बड़ाया। नहीं बास, हरगिज नहीं, मुझे तो बेहोशी मिली थी। लाइट ऑफ करके मैं बड़ी एहतियात से गाड़ी की तरफ बढ़ा था, ये बस यूं ही पड़ी मिली थी और अंधेरे में तुझे ये भी मालूम हो गया कि ये औरत है। मम मैं क्या करता बास, अंधेरे में टटोलना ही पड़ा था। रेंगता हुआ आ गया, बड़ा होता तो पैरों तले कुचली जाती। इमरान ने उसे सीधा किया। जवान और उम्र और हाथ दिलकश औरत, कोई गैर मुल्की औरत। उसके करीब एक पिस्तौल पड़ा नजर आया। ये तो नकली मालूम होता है, खिलौना है शायद, सफदर बोला। इमरान कुछ न बोला। उसने पिस्तौल उठाकर देखा था, फिर उसे सफदर की तरफ बढ़ा दिया। बड़ी अजीब बात है, ये है आखिर कौन? सफदर फिर बड़बड़ाया। आसमान से उतरी है, होगी कोई, इसे उठाकर अंदर ले चलो। इमरान बोला। मम मैं उठाऊं? और नहीं तो क्या मैं उठाऊंगा? अगर होश में आ गई तो तुम बेहोश हो जाना। सफदर ने जोसेफ की तरफ देखा। नहीं मिस्टर, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं किसी सफेद को हाथ नहीं लगा सकता। इतने में बेहोश औरत ने कराह कर करवट ली और आंखें खोल दी। फिर वो बुखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई थी। उसने खूबसदा अंदाज में जोसेफ की तरफ देखा और हकलाने लगी। मम मजाक था, सिर्फ मजाक था। ओह, इमरान तवील सांस लेकर बोला। मैं समझा शायद तुम इसे भूत समझकर फायर कर बैठी थी। फायर? वो नर्वस से हंसी के साथ बोली। पिस्तौल नकली है, बुखलाहट में फायर हो गया था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम नकली पिस्तौल से लोगों को डराती फिरते हो। जूलियाना कहा है हो तो तुम उसे भी जानते हो। क्यों नहीं, उसे ही तो डराने आई थी। क्या कसूर हुआ था बेचारी से? बस यूं ही कहती थी कि उसे तन्हाई में खौफ नहीं मालूम होता। हालांकि फायर की आवाज़ सुनकर उसका हार्ट फेल हो गया। क्या मतलब? लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी गई है। क्यों फजूल बातें कर रहे हो? तुम कौन हो? हम माकूल माफसे पर तकफीन का काम करते हैं। हटो सामने से, मैं अंदर जाऊंगी। हट जाओ भाई, इमरान ने सफदर से कहा। वो तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गई थी। फिर उन्होंने उसे अंदर दाखिल होते देखा। जूलिया से हंसी बेतकल्लुफ मालूम होती है। इमरान ने सफदर की तरफ देख कर कहा, मैंने तो पहली बार देखा है, सिर्फ पता नहीं कौन है। सोच ही मालूम होती है। चलो देखिए। वो दोनों अंदर आए। जोसेफ बरामदे में ही रुक गया। नशस्त के कमरे में वो औरत फोन पर किसी का नंबर डायल करती हुई नजर आई। क्या ख्याल है, तुम क्या कर रही हो? इमरान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर छीनते हुए कहा और क्रैडल पर हाथ रख दिया। मैं पुलिस को फोन कर रही थी। क्यों? जूलियाना मौजूद नहीं है और तुम लोग ना जाने कौन हो। पुलिस? इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। लेकिन तुम अपनी पोजीशन साफ करो। कुछ देर पहले मिस पेट्सवाटर ने इत्तला दी थी कि वो खुद खतरे में महसूस कर रही हैं। हम यहाँ पहुंचे तो वो गायब थी। इधर तुम नकली पिस्तौल से फायर करते हुए बेहोश हो गई। मम मैं तो जूलियाना ही बता सकेगी कि मैं कौन हूँ, उसे कितनी करीब हूँ। लिहाजा जब तक जूलियाना नहीं बताएगी तुम जेरे हिरासत रहोगी। ये जाती है। कुछ भी हो, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने वकील को फोन करना चाहती हूँ। इससे पहले तुम्हें अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे। कागजात घर पर हैं, घर चलकर ही देख लेंगे। कहाँ कयाम है? मॉडल कॉलोनी में। यहाँ कब से मुकीम हो? कई साल से। मैं फ्रेंच एयरलाइन से ताल्लुक़ रखती हूँ। स्टेशन मैनेजर की स्टीवर हूँ। नाम और पता बताओ, स्टेशन मैनेजर का फ़ोन नंबर भी। अपने वकील की अदम मौजूदगी में मैं कुछ भी नहीं बता सकूंगी। वकील का नाम और फ़ोन नंबर मैं होती उसे फ़ोन करूंगी। ये नामुमकिन है। मैं कहती हूँ जूलियाना को तलाश करो, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो क्या मसाइल भी हैं, मेरी और तुम लोगों की दुश्वारियाँ। भला वकील का नाम और फ़ोन नंबर बताने में क्या दुश्वारी हो सकती है? वो कुछ ना बोली। उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। फिर अचानक उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब पैदा हुए हैं मसाइल। इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम किस रोती हुई औरत को चुप कराने का सलीका रखते हो? सफदर ने मायूसाना अंदाज में सर को मंफी जमिश दी और आंखें फाड़ फाड़ कर इस औरत को देखता रहा। जूलिया तुम्हारा होश में आए तो अपने बंगले के किसी कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखती रही। फिर उसने महसूस किया कि वो तो एक कुर्सी में जकड़ी हुई है और तब जहन हाथों और पैरों की इस तकलीफ की तरफ मुंतकिल हुआ जो रस्सी के तंग तरीन बलों की वजह से हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता यादाश्त भी वापस आ रही थी। वो तो अपने बंगले में सफदर से गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक रोशनी गुल हो गई और किसी ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ था पूरी तरह से याद ना आ सका और अब वो इस हाल में थी। सफदर जूलिया हालत फाड़ कर चीखी, लेकिन आवाज़ कमरे की महदूद फिजा में गूंज कर रह गई। इस कमरे में कंप्यूटर किस्म की मशीन के अलावा उसे कुछ दिखाई न दिया। बस वही एक कुर्सी थी जिसमें उसे झगड़ा गया था। थोड़ी देर बाद वो फिर चीखी, यहाँ कौन है? लेकिन कोई जवाब न मिला। उलझन बढ़ती रही। किस कदर घुटन का एहसास भी था। आहट चकर गया है। उसने सोचा, कहीं वही लोग ना हो जिनके आदमी से ब्रीफ केस छीना गया था। लेकिन बरह रास्त उस पर क्यों हाथ डाला गया? ब्रीफ केस तो सफदर ने छीना था और अगर वो लोग उसे भी पकड़ लाए हैं तो वो कहाँ है? दोनों को अलग अलग रखने का क्या मकसद हो सकता है? वो सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक सफेद फार्म गैर मुल्की उसे तीखी नजरों से देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या मतलब है इसका? जूलिया ने उसीले लहजे में सवाल किया। मतलब मुझसे पूछ रही हो? ना हंजार औरत नवारदार ने अंग्रेजी की बजाय फ्रांसीसी जबान में कहा। जुबान को लगाम दो। जूलिया आपे से बाहर हो गई। बताओ वो रकम कहाँ है? कौन सी रकम? वही रकम जो तुमने अपने भाई की मदद से लॉफेवर बैंक से लूटी थी। बकवास मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये 6 माह पहले की बात है। फिर तुम जीनो इससे फरार हो गए थे। तुम बदस्तूर से इस बनी रही और तुम्हारा भाई देसी बन गया। अब उसका नाम तनवीर है। जूलिया अपनी मौजूदा हालत को बुलाकर बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम मुझे धोखे में नहीं रख सकती। इस बकवास का मतलब समझने से काफिर हो। हैरी चाहते हो तो मुझे फौरन खोल दो, वरना मेरे दोस्त तुम्हें जहन्नुम रसीद कर देंगे। यहाँ कोई नया ग्रोह तरतीब दिया गया है क्या? जूलिया कुछ ना बोली, खामोशी से उसे घूरे जा रही थी। वो सोच रही थी दिमाग ठंडा ही रखना चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है। तनवीर का नाम भी लिया गया है। हो सकता है वो पहले ही उनके हत्थे चढ़ चुका हो। एक्स2 से यही मालूम हुआ था कि तनवीर घर नहीं पहुंचा। पता नहीं ये लोग क्या मालूम करना चाहते हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नवार फिर बोला,
यही सोच रही हूँ कि तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ। ना बताने की सूरत में हंसारे में रहोगी। आधे से ज़्यादा रकम खर्च हो चुकी है और बकिया मेरे भाई के ही कब्जे में है। उसने नवार्द को गौर से देखते हुए कहा। नवार्द के चेहरे पर पल भर के लिए हैरत के आसार नजर आए थे। फिर वो हंसकर बोला था, और तुम्हारा भाई भी हमारे कब्जे में है, लेकिन भाई होने का एतराफ़ नहीं करता। जूलिया कुछ ना बोली। वो कहता रहा, उसका कहना है कि तुम उसकी महबूबा हो। इमरान नामी किसी रकीब का भी जिक्र करता है। बकवास मत करो। हमने सोचा है कि अब हम अपनी निगरानी में तुम्हें उसके हवाले कर देंगे। जूलिया का सर चकरा के शिद्दत से गुस्सा आया था। ये तनवीर इतना जलील भी हो सकता है कि अजनबियों से इस किस्म की गुफ्तगू करता फिरे। उस तरह हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो तुम्हारा भाई ही है। नवार्द बोला। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। जूलिया की आवाज़ कांप रही थी। ये तो होकर रहेगा। वो कहता है कि तुम किसी तरह उसके काबू में नहीं, इसीलिए तुम कुर्सी से बांध दिया गया है। बकवास मत करो। जूलिया हलक फाड़ कर रही। और ठीक उसी वक्त उसके सर पर आहनी होल रख कर मशीन चला दी गई और जूलिया की आंखें माहौल से बेताल्लुक होती चली गईं। खोपड़ी में ऐसे ही गुदगुदी शुरू थी। वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। अजीब सी गुदगुदी थी जिसकी तरफ से ध्यान हटाया ही नहीं जा सकता था। इस कैफियत में नवाज की आवाज़ सुनाई दी। तुम कौन हो? जूलियाना फिट्जवाटर गैर इरादे तौर पर उसकी जुबान से निकला। किसके लिए काम करती हो? X2 के लिए। X2 कौन है? मैं नहीं जानती। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। अहकामात किस तरह मिलते हैं? फ़ोन नंबर पर। उसका फ़ोन नंबर बताओ। 000। क्या तनवीर तुम्हारा महबूब है? नहीं, तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाए। नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। एक रुपये में तनवीर से तुम लोगों का झगड़ा क्यों हुआ था और वो मुझे इमरान के साथ नहीं देख सका? अपने दूसरे साथियों के नाम और पते बताओ। जूलिया बेतकान बताती चली गई थी और नवाद उन्हें लिखता रहा था। तुम कितनी ज़ुबानें बोल सकती हो? उसने लिखाई के अख्ताम पर सवाल किया। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रोमांस, इंग्लिश और किस कदर उर्दू भी। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारे इन्हीं साथियों में से कोई X2 हो? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी पर शुबा है? इमरान पर शुबे की वजह? वो एक खुश मिजाज दरिंदा है। कोई और वजह? मैं नहीं जानती। कुछ भी नहीं जानती। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? नवाद ने मशीन के एक स्विच ऑफ कर दिया। जूलिया की आंखें बंद हुई थी और होंठ सख्ती से बिंचे थे। नवार ने आहनी खुद उसके सर से उतार कर मशीन पर रखते हुए उसकी तरफ देखा। जूलिया की गर्दन दाएं जानिब ढलक गई। आंखें बदस्तूर बंद थी लेकिन होंठ ढीले पड़ गए थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। फिर वो मशीन की तरफ मतवज्जे हो गया। सुरखान का एक बटन दबाते ही मशीन से कागज की एक शीट निकलकर फर्श पर आ गिरी। वो उसे उठाकर देखने लगा। ठीक उसी वक्त कदमों की चाप सुनाई दी थी और फिर एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ था। उसने कागज की शीट उसके हाथ से ले ली और उसे बगौर देखने लगा। उसका सर तफहीमी अंदाज में हिल रहा था। तो फिर ये इमरान? वो थोड़ी देर बाद बोला। मेरा पहले से ही अंदाजा था, लेकिन ये ना भूलो कि वो इससे जज्बाती वाबस्तगी भी रखती है। दूसरे आदमी ने कहा। हाँ, उसे भी जहन में रखना पड़ेगा। देखें कर्नल क्या फैसला करता है। वो दोनों कमरे से निकलकर एक जाने बढ़ते चले गए। तवील राहदारी थी और इमारत खासी बड़ी मालूम होती थी। राहदारी के अख्ताम पर दाएं जाने मुड़कर एक बड़े कमरे में दाखिल हो जाए। कुए हैकल आदमी आराम कुर्सी पर नींद दराज सा चौड़े चकले सीने वाले इस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक पाई जाती थी। क्या रहा? वो उनकी तरफ देखे बगैर कराया। उनमें से एक आगे बढ़कर कागज की शीट उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसे कुछ देर तक तकते रहने के बाद बोला। तो इसने इमरान के खिलाफ शुबा जाहिर किया है? वो दोनों खामोश रहे। उससे थोड़ी देर बाद कहा। तनवीर ने इमरान के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तुम दोनों एक तरफ बैठ जाओ। उसने सामने वाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया था। दोनों मोतबाना बैठ गए। वो चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर बोला। इमरान और जूलिया के अलावा हमारे पास किसी और की तस्वीर नहीं है। तनवीर इत्तेफाकन हाथ लगा था। अब तुम उसकी मदद से बकिया लोगों पर भी हाथ साफ कर सकते हो। लेकिन कर्नल, एक बोला। तनवीर की जुबान तो इस तरह बंद हो गई है जैसे कभी बोला ही ना हो। तुम्हें इस पर तीसरा स्विच नहीं आजमाना चाहिए था। तीसरा स्विच आजमाए बगैर उसकी यादाश्त खत्म न होती। आप ही के हुक्म से ऐसा हुआ था। खैर जूलिया पर तो नहीं आजमाया। नहीं कर्नल, ठीक है। बहरहाल उन्हें एक एक करके लाना है। नाम और पते हमारे पास महफूज हैं। किसी न किसी तरह पहचान लेंगे। अब क्या किसे लाना है? क्यों न इमरान ही को लाया जाए। दूसरा बोला। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कर्नल पुरतफक्कुर लहजे में बोला। वो दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद उसने कहा। इमरान खतरनाक आदमी है। जिस आसानी से तनवीर काबू में आया था, इतनी आसानी से तुम्हारे हत्थे न चढ़ सकेगा। हम देखेंगे। इस सिलसिले में मुझसे मशवरा किए बगैर कोई कदम न उठाना। सूरत से बेवकूफ़ नजर आने वाले इस परिंदे को तुम नहीं जानते। हमसे गलतियाँ सरजद हो सकती हैं कर्नल, क्योंकि हमको हालात से कुल्ली तौर पर आगाही नहीं। जो काम जिस तरह कहा जाए उसे उसी तरह अंजाम दे, बस इतना ही काफ़ी है। इस वक्त तय कर लो कि कल किसे लाना है। जब हम किसी को जानते ही नहीं तो किस पर किसको तरजीह दें। अच्छा, तो मेरे मशवरे पर अमल करो। तनवीर की जहनी हालत एक माह से कबल मामूल पर नहीं आ सकेगी। थर्ड स्विच ऐसी ही अजियत का नाम है। बहरहाल कहने का मतलब है कि तनवीर को रहा कर दो। खामोशी से हालात का जायजा लो। जूलिया को रोके रखो और फिलहाल उन्हें कतई न छेड़ो। वो मजीद कुछ कहने वाला था। किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, कर्नल ने बंद दरवाजे को ढूंढते हुए ऊंची आवाज में कहा। एक देसी आदमी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और एक तरफ खड़ा हो गया। क्या खबर है? कर्नल ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। मादाम लिस्ली को इमरान और उसका एक साथी एक इमारत में ले गए हैं। शहरयार चौकी 11वीं इमारत से। क्या तुमने करीब से इन लोगों का जायजा लिया था? नहीं कर्नल, देसी आदमी तवील सांस लेकर बोला। इमरान के सिर्फ हम बॉडीगार्ड की वजह से करीब नहीं जा सका। वो काबी नजर रखता है। इस इमारत की निगरानी जारी रखो। कर्नल ने खुश लहजे में कहा। बस जाओ। देसी आदमी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। उसके चले जाने के बाद कर्नल ने उन्हें मुखातिब किया। तुमने सुन लिया। उन्होंने लिस्सी को पुलिस के हवाले नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें इसके बयान पर यकीन नहीं आया। अब तुम 3 बजे सबको सफारत थाने की तरफ से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना। ख्याल रहे कि वो अपनी यादाश्त खो बैठी है। बहुत बेहतर करना। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसे किस मकसद के तहत इमरान के हवाले किया गया है? अपने काम से काम रखो। कर्नल घर आया।
लेकिन कर्नल दूसरा बोला, लेस्ली की हकीकत मालूम करने के लिए वो इससे नामुनासिब बर्ताव भी कर सकते हैं। लेस्ली किसी मुल्क की शहजादी नहीं है, हम ही में से है। कर्नल ने लापरवाही से कहा। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर रह गए। इमरान उसे बहुत गौर से देख रहा था। वो सर झुकाए बैठी थी। से मालूम होता था जैसे अपनी मौजूदा हालत से मुतालिक उसे जरा बराबर भी परवाह न हो। दफ्तर उसने सर उठाकर बड़ी बेबसी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? फिर किससे पूछना चाहिए? यही बता दो कि तुम कौन हो। मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मैं शहजादा बदबख्त हूँ, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। अभी तक तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम क्या है? वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली। शायद जूलियाना फिट्जवाटर बता सके। कौन जूलियाना फिट्जवाटर? वही जिसे तुम दड़ाने आई थी। लेकिन मैं तो किसी जूलियाना फिट्जवाटर को नहीं जानती। अब मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ? इमरान ने झहक कर पूछा। बताओ बताओ, वो मुस्तबराना अंदाज में बोली। उल्लू का पट्टा हूँ, इमरान उर्दू में बड़बड़ाया। मैं नहीं समझी, अभी समझ जाओगे, इमरान ने कहकर जोसेफ को आवाज़ दी। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और एड़ियाँ बजाकर खड़ा हो गया। औरत उसे खौफजदा नजरों से देखने लगी। ये अपनी यादाश्त खो बैठी है। इमरान ने जोसेफ से कहा, मुझे तो पहले से ही पागल मालूम होती रही है। जोसेफ खुश लहजे में बोला। तो फिर अब हम क्या करें? इमरान ने बेबसी से पूछा। मैं क्या बता सकता हूँ, बास पागल औरत कभी मेरा मौजू नहीं रही। अच्छी बात है, तो फिर मैं इसे तेरे साथ ही किसी कमरे में बंद किए देता हूँ। इसे समझने की कोशिश कर, ये जाती होगी बास, मेरा हुक्म। इमरान आंखें निकाल कर बोला। अगर उसने मेरे पर आंखें चमकाई तो मैं इसे मार डालूंगा। पागल औरतों की आंखों की चमक मुझे बड़ी क्रूरी लगती है। खामोश, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारी मर्जी बास, अगर तुम मेरी गर्दन में फांसी का फंदा देखना चाहते हो। बकवास बंद करो। इसका हाथ पकड़ कर इसे उठाओ और साथ ले जाओ। हाथ तो नहीं लगाऊंगा इस सफेद को। हाँ तो मुझे गोली ही क्यों ना मार दो बास। तुम दोनों की गुफ्तगू बड़ी खतरनाक है। दफ्तर औरत बोली। तुम चुप रहो। इमरान ने उसे गौर से दिखाया। शायद मेरा नाम लेस्ली है और मैं किसी सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की बेटी हूँ। शायद नहीं शुबा है। इमरान से घूरता हुआ बोला। ठहरो, मुझे और सोचने दो। वो खौफजदा नजरों से जोसेफ की तरफ देख कर बोली। सोच लेने दो बास, क्या हर्ष है? जोसेफ ने जल्दी से कहा। अरे तो बड़ा कामचोर है। इमरान दांत पीस कर बोल रहा। अच्छी बात है, मैं इसे लिए जा रहा हूँ। जोसेफ ने गुस्से लहजे में कहा और औरत की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो बोल पड़ी। ठहरो, मुझे अपने घर का फोन नंबर भी याद आ रहा है। बताओ जल्दी से। इमरान आंखें निकाल कर बोला। औरत ने उसे नंबर बताया। वो जोसेफ को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। जोसेफ औरत की तरफ ऐसे अंदाज में देखे जा रहा था जैसे निगाह इधर उधर होते ही वो उठकर भाग जाएगी। माम, मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। मैं भेड़िया हूँ। जोसेफ कराया। गालिबन ये बात उसके बल्ले पड़ गई थी कि वो बनने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझ पर रहम करो। मेरे पापा को फ़ोन कर दो। लेकिन तुम तो अपनी यादाश्त खो बैठी थी। अब कुछ उसे याद आ रहा है? पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। सब कहते हैं कि मैं जहनी मरीज हूँ। ज़रूर होगी। जोसेफ पूरा समूह बनाकर बोला। फिर बताओ मैं क्या करूँ? तुम झूठी हो। कोई बड़ा चक्कर मालूम होता है। किससे चक्कर में नहीं जानता। ये सब कुछ मेरा बास ही जानता होगा। वो कौन है? अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। खामोश रहो। जोसेफ ने कहकर सख्ती से अपने होंठ बेच लिए। इतनी देर में इमरान वापस आ गया। चंद लम्हे औरत को घूरता रहा, फिर बोला। तुम लेस्ली पेटिशू हो? हाँ, यही नाम है मेरा। वो खुश होकर बोली कि पापा से बात हुई है। वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो अपने सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। साबित कर देंगे, ज़रूर साबित कर देंगे, जबकि उनका यही ओहदा है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी कि इस वक्त तुम जूलियाना फिट्जवाटर के घर क्यों गई थी। ओ तो क्या मैं वहाँ थी? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अरे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसे कुछ नामालूम आदमी उठाकर ले गए हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती। वो तो बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि वो इतनी दलेर नहीं है जितनी खुद को जाहिर करती है। इमरान कुछ ना बोला। वो भी खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। अगर तुम पहले ही बता देती कि मिस्टर ग्लैनी पेटिशो की बेटी हो तो हम इतनी जहमतों में क्यों पड़ते? ओ क्या वो तुम्हें जानते नहीं हैं? नहीं, मैं उन्हें पहचानता हूँ, इसलिए किसी हिचकिचाहट के बगैर तुम्हें उनके स्पोर्ट कर सकूंगा। अगर तुम उन्हें नहीं जानते तो मेरा क्या हश्र होता? वो इमरान की आंखों में आंखें डालती हुई बोली। किसी यतीम खाने में दाखिल करा देता। औरत पालने का तजर्बा नहीं है मुझे। मैंने महसूस किया है कि तुम बहुत अजट हो। इतने खूबसूरत आदमी को अजट नहीं होना चाहिए। बात होशियार। जो बुखला कर बोला। और ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रही है। ओह अच्छा। इमरान चौंक उसकी तरफ मुड़ा। मैंने तो महसूस किया है। और तुम तो गायब ही रहते हो। मुझे हर वक्त साथ रखा करो। जो अपने दांत निकाल दिए। मैं कहती हूँ इसे हटाओ यहाँ से। लिस्सी ने उस फीले लहजे में कहा। ये नामुमकिन है। जोसेफ गर्दन अकड़ा कर बोला। ये औरतों के मामले में न तजर्बाकार है, इसलिए तनहा नहीं छोड़े जा सकते। लिस्सी ने इमरान की तरफ देखा। मजबूरी है। इमरान हकलाया। तुम लोग मेरी मजबूरी नहीं उठा सकते। वैसे क्या हम आइंदा भी मिलते रहेंगे? मेरी मौजूदगी में जोसेफ बोल पड़ा। क्या तुम इसे खामोश रहने को नहीं कह सकते? वो चीख गई। मजबूरी है। इमरान ने बेबसी से ठंडी सांस ली। चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर बोलो। तुम अपनी नहीं तो क्या चीज़ हो? क्यों? अब क्या हुआ? एक ही वक्त में कई तरह की बातें करती हो। अभी तुमने इस पर हैरत जाहिर की थी कि तुम जूलिया के बंगले में थी। फिर ये भी कहा था कि तुम दरअसल उस पर ये साबित करना चाहती थी कि वो इतनी दलेर नहीं है जितनी खुद को जाहिर करती है। मेरा सर चकरा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। पापा आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती। इमरान ने जोसेफ को वहाँ से चले जाने का इशारा किया और वो चुपचाप कमरे से निकल गया। शुक्रिया। लेस्ली ने तवील सांस ली। किस बात पर शुक्रिया अदा कर रही हो? यहाँ मैंने किसी के पास भी निगरो मुलाजिम नहीं देखा। मैं इंटरनेशनल आदमी हूँ। दफ्तर जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। पब पुलिस बस कहाँ? पोस्टमैन की गाड़ी रुकी है, उसके पीछे एक प्राइवेट कार भी है। निकल चलो, इमरान ने आहिस्ता से कहा और तेजी से बाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
जोसेफ उससे सिर्फ एक कदम पीछे था। लिस्ली भी उठकर उसकी जानिब दौड़ी थी, लेकिन उसके करीब पहुंचने से कबल ही दरवाज़ा बंद हो चुका था। इमरान टॉर्च रोशन किए हुए इस तवील और तारीक गलियारे में दौड़ रहा था। फिर वो दोनों इमारत के एक भी हिस्से से गुजरकर गली में आने के लिए एक गाड़ी जोसेफ पर आई हुई आवाज़ में बोला, गाड़ी तो इधर ही रह गई। परवाह मत करो, गाड़ी के जरिए हम वह तक नहीं पहुंच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसका इंदराज नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ी ज़ाया हो जाएगी। बास मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं खरीदी थी। इमरान किसी लड़ाकी औरत के अंदाज में हाथ नचाकर बोला, जहाँ से ताल्लुक़ रखती है वहीं पहुंच जाएगी। इतनी बातें तुम हो ही जाना बास, मेरा तो नशा उखड़ रहा है। अच्छा ही हुआ कि पुलिस आ गई, वरना तुम तो वहीं सुबह कर देते। खामोशी से चलते रहो। इमरान ने दूसरी गली में मुड़ते हुए कहा। वो शाहराओं को नजरअंदाज करता हुआ तब वो तारीख गलियों में चलता रहा। जोसेफ ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर शहरयार चौक बहुत पीछे रह गया। दूसरी सुबह इमरान नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि कैप्टन फयाज की आमद की इत्तला मिली। देखो उसने सुलेमान से कहा, जोसेफ से कह दो कि अपने कमरे से बाहर ना निकलेगा। क्यों, क्या हुआ साहब? मरदूद किसी की मुर्गी चुरा कर भागा था, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। सुलेमान ने आंखें तिरछी करके उसे देखा और जोसेफ के कमरे की तरफ चला गया था। इमरान ने शिफ्ट के कमरे में आया। फयाज ने हंसी दिलावेज मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। चाय पियोगे या कॉफ़ी? इमरान के लहजे में चहकार थी। कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम दोनों पिछली रात कहाँ थे। इमरान भूख लाकर चारों तरफ देखने लगा। दूसरे से मुराद है जोसेफ। फयाज ने अभी तक अपने लहजे में नागवारी पैदा नहीं होने दी थी। हम दोनों, इमरान ने हैरत से कहा। हाँ तुम और जोसेफ, किस्सा क्या है? पहले तो मेरी बात का जवाब दो। हम दोनों यही थे, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या तुम्हें यकीन है कैप्टन फयाज? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूँ? क्या मतलब? धक्के का मतलब मुआनका नहीं होता। तुम दोनों के खिलाफ एक गैर मुल्की सफारत खाने की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जोसेफ और इमरान के खिलाफ। इमरान उसे घूरता हुआ बोला। हुलिये तुम ही दोनों के हैं, अब वाक़ई उठाकर नीचे फेंक दूंगा। महज हुलियों की बिना पर यहाँ दौड़े चले आए हो। संजीदगी इख्तियार करो, मामला मेरी हदूद से आगे बढ़ गया है। कैसा मामला? पहले तुम बताओ कि पिछली रात तुम दोनों कहाँ थे? वहीं जहाँ से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई होगी, इमरान ने कहा और मेज़ के करीब जाकर फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करने लगा। रिसीवर कान से लगाए वो फयाज की तरफ देखे जा रहा था और उसके होंठों पर तंदिया सी मुस्कुराहट थी। दफ्तर वो माउथ पीस में बोला, मैं इमरान बोल रहा हूँ जनाब। पिछली रात आपकी कोठी पर जो कवाली हुई थी उससे मैं और जोसेफ बेहद महफूज हुए थे, लेकिन कैप्टन फयाज को शिकायत है कि आपने इन्हें मदऊ नहीं किया था। जी हाँ मौजूद हैं। जी नहीं, कोई खास बात नहीं। उनका ख्याल है कि पिछली रात हम दोनों ने आपके साथ नहीं गुजारी थी। जी जी बहुत शुक्रिया। इमरान ने रिसीवर रखकर तवील सांस ली और हाम मुँह चलाता हुआ फयाज की तरफ देखने लगा। फयाज की गहरालूद निगाहें पहले से ही उस पर रही थी। किससे बात कर रही थी? बिलाहिर उसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। सब सुल्तान से। मुझे तो कल ही मालूम हुआ कि किस कदर सूफी मंश आदमी है। क्या कमाल इकट्ठे किए थे? वाह, बल्कि आ रहे हैं। वाह। फयाज शाम की तरफ फमकारा। गालिबन अब तुम्हारा इत्मीनान हो गया होगा। हरगिज़ नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे तुम फंसवाना ही चाहते हो? इमरान आंखें निकाल कर बोला। फयाज कुछ ना बोला, उसके होंठ बेंचे हुए थे और वह इमरान को घूरे जा रहा था। मैं गलत नहीं कह रहा। इमरान सर हिलाकर बोला, तुम यही चाहते हो कि किसी न किसी तरह मैं जेल में पहुंच जाऊँ? बकवास मत करो। मैं तुम्हें इत्तला देने आया था कि अनकरीब तुम मुश्किलात में पड़ने वाले हो। जब तक मुझे रिपोर्ट की नौयत का इल्म न हो, कोई राय कायम करना बेकार होगा। लिस्ली पिटिशो को जानते हुए इमरान ने नफी में सर हिलाया। इमरान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तुम उसे जोसेफ से शादी कर लेने पर मजबूर कर रही थी और तशद्दुद पर उतर आए थे। ये लिस्ली है कौन? इमरान ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। ग्लैनी पिटिशो की बेटी है जो सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी है, लेकिन रिपोर्ट में हम लोगों के सिर्फ हुलिये दर्ज कराए गए हैं। और क्या कह रहा हो इतनी देर से? बस तो फिर तलाश जारी रखो। अगर शनाख्ती प्लेट हो गई हो तो कैसी रहेगी? मर गई शनाख्ती प्लेट कराने वाले, अगर वो मर गए तो तुम यतीम कहलाओगे। फयाज संसी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। ओ तो बात इस हद तक बढ़ चुकी है जनाब। कुछ लोगों ने रहमान साहब के मुंह पर तुम्हारा और जोसेफ का नाम लिया था, मैं हुलिये की बना पर। जी हाँ, तो गालिबन आपके इल्म ठंडे हो गए होंगे। मेरे इल्म हमेशा बुलंद रहेंगे। होने दो शनाख्ती प्लेट। क्या अब मैं चलूँ? मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया था। शुक्रिया। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तो फिर अब मैं जाऊँ? ज़रूर ज़रूर। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ठीक उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ आई, तनवीर मिल गया है, लेकिन उसकी हालत अजीब है। अजीब से क्या मुराद है? किसी बात का जवाब ही नहीं देता। चुप साध रखी है। आंखों से ऐसा मालूम होता है जैसे पूरी तरह बेदार ना हो। कहाँ है? मेरे साथ, मैं घर से बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ देर बाद मुलाकात हो सकेगी क्या कर? उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फयाज से मानी है नजरों से देखता हुआ उठ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी और खड़ा देखता रह गया। फयाज कुछ कहे बगैर जा चुका था। रहमान साहब के ऑफिस में दोनों बाप बेटी मौजूद थे। उनके सामने मेज़ पर मुतअद्दिद तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। उनमें मुकामी लोगों की तस्वीरें भी थी और अफ्रीका के स्याफाम बाशिंदों की भी। इमरान और जोसेफ के भी चंद पोस्ट थे। लिस्ली एक एक करके उन्हें बगौर देख रही थी, लेकिन अपनी दर्ज कराई हुई रिपोर्ट के मुताबिक किसी को भी शिनाख्त ना कर सकी। बेहद मुश्किल काम है। रहमान साहब बोले, हो सकता है मुल्ज़िम इस वक्त तक से शहर ही छोड़ गए हों, लेकिन मिस्टर पिटिशियो आप शहरयार चौक की उस इमारत तक कैसे पहुंचे थे? किसी ने फ़ोन पर मुतल्ला किया था कि लिस्ली वहाँ मौजूद है। उसने अपना नाम नहीं बताया था। बहरहाल जब मैं पुलिस को लेकर वहाँ पहुंचा तो लिस्ली तनहा मिली थी। क्या उन्हें पुलिस की आमद की इत्तला हो गई थी? रहमान साहब ने लिस्ली से पूछा। नीग्रो ने बाहर से आकर कुछ कहा था, फिर वो दोनों दूसरे दरवाजे से फरार हो गए थे। लिस्ली ने जवाब दिया। बहरहाल हम देखेंगे कि इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। रहमान साहब ने तवील सांस लेकर कहा। फिर उन्होंने तस्वीरें समेट कर एक थैले में डाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया। लिस्ली का बाप उठता हुआ बोला। फिर दोनों इमरान साहब से मुसाफिर करके ऑफिस से बाहर आ गए थे। कंपाउंड में पहुंचकर एक लंबी सी कार में बैठे और
एक कार सड़क पर निकल आई। गलेनी होती ड्राइव कर रहा था और लिस्ली उसके बराबर बैठी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करते फिर रही हूँ। लिस्ली थोड़ी देर बाद बोली। उन तस्वीर में इन दोनों के कई पोज मौजूद थे। जो कुछ कहा जाए खामोशी से करते रहो। ग्लानी खुश्क लहजे में बोला, जब उन पर इल्जाम आए थे नहीं करना तो फिर इस ढकोसले की क्या जरूरत थी। कर्नल ही जाने, मुझसे कुछ ना पूछो। ग्लैनी ने तवील सांस लेकर कहा। मुझे तो वो पागल मालूम होता है। अपने काम से काम रखो लड़की, क्या मैं तुम्हारा बाप हूँ? नहीं। लिस्ली ने तवील सांस ली। तो फिर या तो मैं पागल हूँ या तुम। कुछ भी हो, मैं कर्नल के साथ काम नहीं कर सकती। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे मैं सचमुच तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला दूंगा। मुझे उससे नफरत है। लिस्ली झुंझुलाकर बोली। इससे पहले जो शख्स हमारा इंचार्ज था वो इतना सख्तगीर और दीवाना नहीं था। खामोश रहो। क्या तुम ये चाहती हो कि अंधेरे में कोई बहुत बड़ा केकड़ा तुम्हारी गर्दन तोड़े? नहीं। वो हकलाई और फिर रोहानसी हो गई। बहरहाल अब तुम इस इमारत का रुख नहीं करोगी जहाँ कर्नल मुकीम है। ग्लानी ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं कब उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। अभी एक बार फिर दौरे की हालत में तुम्हें इमरान से मिलना है और तुम पिछली सारी बातें भूल चुकी होंगी। क्या समझी? कुछ समझता तो नहीं चाहती। जो कुछ कहा जाएगा करूंगी। अब दिया है तुमने समझदारी का सबूत। फिलहाल मैं कहीं जा रही हूँ। अब तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ ही रहोगी। गनीमत है। वो ठंडी सांस लेकर बोली। हकीकत यह है कि मैं अपने पेशे से मुतनफ़िर हो गई हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम पर वाज़ेह कर दूं कि गद्दारी की सज़ा मौत है। गद्दारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बाइज़्ज़त तौर पर सबकदोशी चाहती हूँ। अभी तुम्हारे रिटायरमेंट में 2 साल बाकी हैं। लिस्ली कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई थी। गाड़ी से उतरकर वो इमारत के निशिस्त के कमरे में आई। यहाँ एक आदमी शायद पहले से ही उनका मुंतजिर था। बोलता हुआ बोला, कर्नल मुकम्मल रिपोर्ट चाहता है। रिपोर्ट तरतीब देने में वक्त लगेगा। लिस्ली ने आजाना तौर पर कहा। जितनी जल्दी मुमकिन हो, उसने नाखुशगवार लहजे में कहा और बाहर चला गया। लिस्ली बेसुध होकर एक सोफे पर गिर गई थी। ग्लैनी उसे अजीब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद बोला, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? जरूर। वो सर उठाए बगैर बोली, मेरे असाब शिकस्ता हो गए हैं। ग्लैनी कमरे से चला गया। लिस्ली जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी रही। ऐसा मालूम होता था जैसे हाथ पर हिलाने की सकत उसमें ना रही हो। थोड़ी देर बाद एक बावर्द मुलाजिम शराब की ट्रे उठाए हुए कमरे में दाखिल हुआ। लिस्ली ने उसे इशारा किया था कि वो खुद ही उसके लिए गिलास बना दे। मुलाजिम हुक्म की तामील में लग गया था और लिस्ली आंखें फाड़े छत को घूरे जा रही थी। दफ्तर फोन की घंटी बजी और मुलाजिम अपना काम छोड़कर फोन की तरफ लपका। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया था, फिर बोला था, जी हाँ मौजूद है। इसके बाद वो माउथ पीस हाथ पर रखे हुए लिस्ली की तरफ मुड़ा था। आपकी कॉल है, इधर ही उठा ला फोन। लिस्ली ने थकी थकी सी आवाज में कहा। फिर रिसीवर कान से लगाए ही बुरी तरह चौंकी थी। दूसरी तरफ से किसी ने कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। वही जिसकी तस्वीर की शिनाख्त तुम ना कर सकी। ओह, बहुत ज्यादा खबर मालूम होते हो। क्या मैंने गलती की थी? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि हमारे सिलसिले में गलत रिपोर्ट दर्ज कराने का क्या मतलब था। मजबूरी थी, मैं फोन पर नहीं बता सकती। दोबारा मुलाकात होने पर ही बताऊंगी। कब हो रही है मुलाकात? दूसरी तरफ से पूछा गया। जब तुम चाहो। मैम, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्ही से मुलाकात रहे। मैं भी तुमसे बहुत मुतासर हुई हूँ, लेकिन वो नीग्रो नहीं होगा तुम्हारे साथ। कहो तो उसे किसी कुएं में धकेल दो। तुम्हारा अपना मसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? जहाँ तुम कहो। आज 6 बजे शाम सी साइड हेवन में। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं मिलूंगी। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़िता होने की आवाज़ सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया और उस दरवाजे की तरफ देखने लगी जिससे गुलानी बाहर गया था। मुलाजिम ने ग्लास पेश किया और इंस्ट्रूमेंट को उठाकर फिर उसकी जगह पर रख दिया। सी साइड हेवन के फाटक पर इमरान को भीड़ नजर आई। ऐसा मालूम होता था जैसे वहाँ कोई हादसा हो गया हो। अब वो गाड़ी रोककर नीचे उतरा। भीड़ के दरमियान लिस्ली खड़ी नजर आई, जो हैरान और फटी फटी आंखों से एक को घुरे जा रही थी। दफ्तर में बोली, मैं कहाँ हो और तुम लोग कौन हो? क्या किस्सा है? इमरान ने एक आदमी के कंधे पर हाथ रख कर पूछा था। पता नहीं से क्या हो गया है, जवाब मिला। अच्छी भली गाड़ी से उतरी थी, फिर टटक कर रह गई थी। करीब से गुजरने वाले एक आदमी ने रोककर उसे यही सवाल किया था जो आप अभी सुन चुके हैं। खुदा इस पर रहम करे। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, मेरे पड़ोसी की बेटी है, इस पर खुद फरामोशी के दौरे पड़ते हैं। फिर वो आगे बढ़ा और इसका बाजू पकड़कर बोला, लिस्ली तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने इसे अतालवी में मुखातिब किया था और दूसरे लोग उसे हैरत से देखने लगे थे। इसकी मादरी जुबान अतालवी है। इमरान ने मजमे की तरफ मुड़कर कहा। कोई कुछ न बोला। लिस्ली खामोश खड़ी उसे देखे जा रही थी। वो उसका बाजू पकड़े हुए उसे सीसाइड हेवन की तरफ ले चला। लोग पीछे रह गए थे। दफ्तर लिस्ली आहिस्ता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो, मैं होश में हूँ, तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वही हो जिसने पिछली रात मुझे। जुमला पूरा किए बगैर वो खामोश हो गई। अपनी गाड़ी पर आई हो? इमरान ने पूछा। नहीं, टैक्सी से। घर चलकर क्या करोगी? घर पर तो कल ही पुलिस का रेड हुआ था, हो सकता है उन लोगों ने निगरानी शुरू कर दी हो। तो फिर जहाँ दिल चाहे ले चलो, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ हमारी गुफ्तगू कोई और न सुन सके। तब तो इसके लिए कोई खुला मैदान ही मुनासिब होगा। इमरान सर हिलाकर बोला, जैसे तुम मुनासिब समझो। वाह, क्या बात सूझी है। समंदर तो मैदान से भी ज्यादा सूदमंद साबित होगा। क्या तुम मेरा मौसीका उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। साहिल पर मेरी मोटर बोट मौजूद है, इंजन की शोर में गुफ्तगू ना हो सकेगी। चलो। इमरान उसका बाजू पकड़कर फाटक की तरफ मोड़ता हुआ बोला, इसका चैम्बर साउंड प्रूफ और एयर कंडीशनड है।
फाटक से गुजरकर वो साहिल के हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहाँ प्राइवेट कश्तियाँ नजरअंदाज होती थी। ख्याल रखो कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। लेस्ली बोली, ये एक बड़ी तफरीका है, बेशुमार लोग हैं। आखिर तुम किससे हाइफ हो? कश्ती कहाँ है तुम्हारी? बस करीब ही है। 10 मिनट बाद मोटर बोट साहिल छोड़ रही थी। लेस्ली ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा, मुझे हैरत है कि तुमने मुझ पर एतमाद कैसे कर लिया, जबकि पिछली रात बेरी की वजह से दुश्वारियों में पड़ते पड़ते बचे थे। तुम्हारी आज वाली शराफत से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। जाहिर है कि तुम्हारे बाप ने तो मुझे देखा नहीं था। अगर तुम मेरी तस्वीर शनाख्त कर लेती तो कम से कम मेरा बाप तो मुझे हर के जिंदा ना छोड़ता। तुम्हारा बाप? हाँ, वही जिसने तुम्हारे सामने तस्वीर रखी थी। डायरेक्टर जनरल? हाँ, वही। मेरे लिए एक दिलचस्प इत्तला है। इस किस्से को खत्म करो। असल बात क्या थी? इमरान बोला, असल बात यह है कि मैं तुम पर मुसल्लत की गई हूँ खुदा की तरफ से। इमरान के लहजे में हैरत थी। मजाक न उड़ाओ, संजीदगी से सुनो। जूलियाना फिट्जवाटर से तुमने शुबा जाहिर किया है, उसका ख्याल है कि तुम ही X2 हो। इमरान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं नहीं समझा X2 के किसी बैरूनी एजेंट ने उसे डबल क्रॉस किया है। मैं बिल्कुल नहीं समझ सका कि तुम क्या कह रही हो। जूलिया बिन के कब्जे में है और तनवीर को गालिबन छोड़ दिया गया है कि दोनों X2 की टीम के मेंबर नहीं है। बिल्कुल है। और तुम? मैं मेंबर नहीं हूँ, मुनासिब उजरत पर काम करता हूँ। बहरहाल तनवीर और जूलिया ने सब कुछ उगल दिया है। उगलवाने के तरीक़ाकार की बिना पर तनवीर की यादाश्त 1 माह से कबल वापस नहीं आ सकेगी। उसकी हालत अच्छी नहीं है। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, ऐसा मालूम होता है जैसे गूंगा हो गया हो। क्या तुम इस तरीक़ाकार पर भी कुछ रोशनी डालोगे जिसने उसे इस हाल को पहुंचाया है? एक मशीनी अमल के जरिए कुव्वत इरादी का खात्मा कर दिया जाता है। मशीनी अमल की इब्तिदा करने से कबल मामूल से इस तरह की गुफ्तगू की जाती है कि वो ज़हनी उलझन का शिकार हो जाए। फिर मशीन उसकी कुव्वत इरादी सॉल्व कर लेती है और वो हर सवाल का सही जवाब देता है। जवाब की तस्दीक कंप्यूटर करता है जो उसी मशीन से अटैच कर दिया गया है। खुदा की पनाह, लेकिन तुमने क्यों सच बोलना शुरू कर दिया है? मैं वो हकला कर रह गई। इमरान ने कहकहा लगाया, बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में जैसे इस कहानी पर यकीन न आया हो। सुनो, लिस्ली झुंझुलाकर बोली, अगर तुम यकीन नहीं करोगे तो खुद ही जहन्नम रसीद हो जाओगी। मेरा क्या जाता है? इमरान कुछ न बोला। मोटर बोट जजीरों के आसपास ही तैर रही थी जहाँ बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठती। अंधेरा फैलने लगा था। दफ्तर में खौफजदा लहजे में बोली, वापस चलो। क्यों? कोई खास बात मुझे ध्यान नहीं रहा था। हमें इस बंदर से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? कब? केकड़ा? मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो। वो खौफनाक केकड़ा? तुम कुछ भी तो नहीं जानते। केकड़ों पर अथॉरिटी हो। इमरान बुरा मान कर बोला, ओ कुछ नहीं। वो खौफजदा सी हंसी के साथ बोली, मेरे एक दोस्त ने भी किसी केकड़े का जिक्र किया था। किस दोस्त ने? क्या तुम हंसों से वाकिफ हो? कम से कम नाम तो सभी के जानती हूँ। कहो तो सुना दो। अच्छा तो सुनो, तनवीर, जूलिया, सफदर, चौहान, सदीकी, नमानी, हावर, जफरुल मलिक और जैमसन। खुदा की पनाह। इमरान ठंडी सांस लेकर मुंह चलाने लगा। अब बताओ कि केकड़े से किसका साबिका पड़ा था? सफदर का, लेकिन वो अभी जिंदा है। केकड़े जहरीले तो नहीं होते। वो हंसियानी हंसी के साथ बोली, लेकिन पंजों में जकड़ कर गला जरूर घोंट सकते हैं। बशर्ते ये कि इतने ही बड़े हों जितना वो बड़ा केकड़ा है। किस मोहल्ले में रहता है? कुछ अच्छा पता भी तो बताओ, हमें से कोई भी नहीं जानता। आखिर तुम लोग हो क्या भला? बैनुल-अक़वामी हैरंदेश। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ कुछ नशा सा हो चला है। कहीं तुम अंगूर की बेटी तो नहीं हो? क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? बहुत ज्यादा। कम से कम मैंने तो आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। जूलिया तुम्हें चाहती है? आहा, तो क्या वो मेरी मशीन मेरी हमदर्द निकली? तुमसे मुतालिक बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई थी और जूलिया ने शुबा जाहिर किया था कि तुम ही X2 हो सकते हो। मैं तो एडवर्ड हिफ्तम भी हो सकता हूँ। अब तुम सिर्फ अपने बारे में गुफ्तगू करो। जूलिया से मुझे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। मैं उसके हाथ तनख्वाहदार नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे सख्त नफरत है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम सब गिरफ्तार हो जाएं और तुम मुझे सरकारी गवाह बनाकर रिहाई दिलवा दो और कोशिश करो कि मुझे भी यहीं की शोहरत मिल जाए। मैं बुनियादी तौर पर एक जर्नलिस्ट हूँ। इब्तिदा में माली हालात ने मुझे घेरा था और मैं इन लोगों के चुंगल में पड़ गई थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है। जो कुछ भी मुमकिन होगा तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन तुम्हारा बाप तो फर्स्ट सेक्रेटरी है। गुलानी, मेरा बाप सिर्फ मेरे जाली कागजात में है, वरना से चंद माह पेशतर मैंने उसका नाम तक नहीं सुना था। ओहो, मैं समझा। वाकई तुम दुश्वारियों में हो। वो X2 को तलाश करके मार डालना चाहते हैं। हो सकता है कि वो मुझे X2 समझकर मार डाले, लेकिन ये तो बड़ी ज्यादती होगी। एक एक करके तुम्हारे साथियों के बयानात लिए जाएंगे और जब तुम्हारे खिलाफ ज्यादातर शुबा जाहिर किया जाएगा तो फिर शायद यही हो कि तनवीर ने भी मेरे ही खिलाफ शुबा जाहिर किया था। नहीं, उसके बयान के मुताबिक तुम लोगों में से कोई भी X2 नहीं हो सकता। तब तो इस चाहने वाली को खुदा गारत करे। इमरान दांत पीस कर बोला। लिस्ली हंस पड़ी। अब तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ मुकीम है और तुम्हारा सरगना कौन है? मुझे सिर्फ एक इमारत का इल्म है जहाँ हमारा इंचार्ज कर्नल होरेशियो रहता है। वहीं वो मशीन भी है जो इतराफात की तस्दीक करती है। अगर उन्हें तुम्हारी सरकत का इल्म हो जाए तो मार डाली जाऊंगी, लेकिन अब मुझे रहना है तुम्हारे साथ ही। ये भी उनकी स्कीम में शामिल है। मुझे हुक्म मिला है कि जिस तरह भी मुमकिन हो तुम्हारे गले पड़ जाऊं। बाकी हदायत बाद में मिलेंगी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मेरी हमदर्दी का डोंग रचाया है? इमरान ने उसीले लहजे में कहा। चलो फिलहाल यही समझ लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। लेकिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है इसमें जरा बराबर भी छूट शामिल नहीं है। अगर जिंदा रहे तो खुद देख लोगे। वैसे कर्नल तुम्हें इस टीम का सबसे खतरनाक आदमी समझता है। हालांकि मुझसे ज्यादा अहमक आदमी शायद रुए जमीन पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम X2 के जाल में फंस गया हूँ। अब इस वाक़े को ले लो जिससे इस मुसीबत की इब्तिदा हुई थी। गालिबन तुम्हारा इशारा ब्रीफकेस की तरफ है। तुम जानती हो। इमरान मुतहैराना अंदाज में जी हाँ, क्यों नहीं। तुम खुशकिस्मत हो कि अपने मामला से इस हद तक बाहर हो। हमें तो कुछ भी मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर मुझे जूलिया के तवज्जो से हदायत मिली थी कि हम दोनों को एक रूफे में बैठकर एक मखसूस वक्त पर
पर झगड़ा करना है। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ तनवीर भी मौजूद है। बाद में सफदर से मालूम हुआ कि वहीं उसका किसी ने ब्रीफकेस छीना था। मुझे नहीं इल्म था कि झगड़ा इसलिए करना है कि हंगामे के दौरान में सफदर किसी नामालूम आदमी का ब्रीफकेस झपट कर ले जाए। कमाल है तुम्हें इस हद तक बेखबर रखा जाता है। वो हैरत से बोली। सफदर ने भी इसीलिए जाहिर कर दिया कि उस पर किसी बहुत बड़े केकड़े ने हमला किया था। इस तरह वो ब्रीफकेस उसके हाथ से भी निकल गया। लेस्ली हंस पड़ी, फिर बोली, दरअसल उसी ब्रीफकेस की वजह से तुम सब रोशनी में आए हो, वरना हम X2 के मुतालिक कैसे जान सकते। अच्छा तो ये बात है, गोया तुम्हें इल्म था कि ब्रीफकेस छीना जाएगा। कतई इल्म था, वरना हम तुम लोगों की ताक में क्यों रहते। गर्दन कटवाएगा X2 किसी दिन। तुम क्यों करते हो उसके लिए काम? कोई और पेशा इख्तियार करो। नहीं करने देता वो तो अंधेरे का तीर है। अगर किसी काम से इनकार कर देता हूँ तो रात चलते सर पर गैबी चपलें नाजिल होती हैं। एक बार का जिक्र है कि मैंने उसके हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। रात को चाह से अपने फ्लैट में सोया, लेकिन सुबह आंखों तो गलीज और मुतफ़िन डस्टबिन में पड़ा हुआ था। क्या तुम सच कह रहे हो? यकीन करो, अपने मतहतों को भी ऐसी ही सजाएं देता है। तब तो कर्नल होरेशियो को दांतों पसीना आ जाएगा। वो हंस पड़ी, लेकिन हम अपनी शनाख्तों को किस सारे में फिट करें। सुनो, इस तरह वो केकड़ा हम पर नाजिल होता है। अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए, उस पर फायर करो तो गोलियां उचट जाती हैं और वो अपने शिकार का गला घूंढ देता है। हम दोनों ही मजलूम हैं। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। इसलिए हमें एक दूसरे से तावन करना चाहिए। मैं तैयार हूँ। तुमने गालिबन अभी बैन अवी खबर अंदेशों का तस्करा किया था। हाँ, हमारे इदारे का यही नाम है। हेड ऑफिस जेनुआ में है और बज़ाहिर हम बैन अवी तजारती घपलों की छानबीन करते हैं। कैसे प्राइवेट सुराग रसान एजेंसी जिससे माकूल मुआवजे पर किसी भी मुल्क का कोई ताजर अपने लिए काम करने पर आमादा कर सकता है। समझ गया, लेकिन हकीकतन बिजनेस कुछ और है। इमरान सर हिलाकर बोला। असल बिजनेस ये है मिस्टर इमरान कि हम एक मुल्क के सरकारी राज चुराकर किसी दूसरे मुल्क के हाथ फरोख्त कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी X2 की वजह से हमारे कई सौदे खराब हो गए। उफ उफ, अब समझ में आई बात। इसीलिए वो इसे तलाश करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। तुम ठीक समझे। मैं भी X2 से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। तब तो मुझसे गलती सरजद हुई है। क्या मतलब? इमरान चौंक पड़ा। ऐसी सूरत में तुम मेरी किसी तरह मदद नहीं कर सकोगे। यकीन करो, मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरह X2 की गर्दन कट जाए। वापस चलो। मैंने हम अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारा कर्नल जो मुझे टीम का सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी करार देता है, मेरी बातों पर यकीन क्यों करने लगा? फिर भी तुम्हारी उससे बात से मायूसी हुई है। इसके बावजूद भी इस इमारत का पता मालूम करना चाहता हूँ जहाँ वो मशीन नस्ब है। अब तो मेरे गर्दन कटवाने के इम्कानात पर गौर कर रहे हो। मैं नहीं समझा। अगर उन्होंने महसूस कर लिया कि तुम में से कोई इस इमारत की तरफ मुतवज्जे हो गया तो फिर मेरी खैर नहीं। फिक्र ना करो, हम भी अनाड़ी नहीं हैं। वो थोड़ी देर तक खामोशी से सुनती रही, फिर इमरान को इस इमारत का मोहल्ले वकूफ बताने लगी। ये कर्नल होरेशियो किस किस्म का आदमी है और यहाँ अपनी मौजूदगी का क्या जवाब रखता है? मैं सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ कि ग्लानी की बेटी बनकर यहाँ आई हूँ। खैर इसे भी देख लेंगे। अगर तुम्हें देखने की मोहलत मिल सकी तो ज़रूर देख लोगे। कर्नल होरेशियो ने मेज़ पर रखे इंस्ट्रूमेंट का बटन दबाया और माउथ पीस में बोला, बैरिस्टन को भेज दो। रिसीवर क्रैडल पर रखकर वो आरामदेह कुर्सी पर नींद दराज हो गया था। थोड़ी देर बाद एक खूबी हैकल आदमी कमरे में दाखिल होकर एक जानिब खड़ा हो गया। आज की रिपोर्ट कर्नल उसकी तरफ देखे बगैर बोला। इमरान के अलावा सब गायब हो गए हैं। कर्नल पैटरसन ने कहा। सब कुछ तो वक्त के मुताबिक हो रहा है। तनवीर को इसीलिए छोड़ दिया गया तो उसकी कैफियत देखने के बाद दोनों ही अंडरग्राउंड ही होना था, लेकिन इसलिए इमरान को गायब नहीं होने देगी। वो दोनों अब कहाँ हैं? रॉक्स बे के एक हट में। ऐसा मालूम होता है जैसे इमरान वहीं मुकीम रहना चाहता हो। वो 2 दिन से अपने फ्लैट की शक्ल नहीं देखी। इन दोनों पर कड़ी नजर रखो। एक खबर और है। कर्नल पैटरसन उसे गौर से देखता हुआ बोला। कर्नल उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो शाज़ो नादर ही मुहातिब उसकी आंखों में डालता था। कैसी खबर? इस बार उसने पैटरसन की तरफ देखकर पूछा। लेस्ली उकताहट का शिकार हो गई है, इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। मैं समझा नहीं। वो गुलानी से कह रही थी कि उसे अपने पेशे से नफरत हो गई है। ओह, कर्नल सफाक से मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरे लिए नई बात नहीं है। जल्द या बदेर हर शख्स अपने पेशे से मुतनफर हो जाता है, लेकिन अगर पेशा मुनाफत बख्श हो तो इसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। औरतों की कुव्वत फैसला अमूमन बदलती रहती है कर्नल, इसलिए हमसे गद्दारी भी कर सकती है। इस किस्म के उबाम में ना पड़ो। अगर उसने गद्दारी की तो खुद वक्त देगी। लेकिन कर्नल, क्या इमरान इस पर एतमाद कर लेगा? वो जिन हालात के तहत इमरान तक पहुंची है, इनका तकाजा तो यही होना चाहिए कि इमरान उससे मुतल्लिक शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए। ये सारी बातें मेरे सोचने की हैं। तुम लोग अपने काम से काम रखो। जूलिया का क्या हाल है? अब तो होश में है और हमें उस तरह तरह की धमकियाँ देती रहती है। इसे यह हालात बहुत बेहतर कर्नल, पैटरसन ने कहा और कमरे से चला गया। कर्नल ने इंस्ट्रूमेंट के एक और बटन पुश किया और माउथ पीस में बोला, टेप रिकॉर्डर जूलियाना के साथ भिजवा दो। ओके कर्नल। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। रिसीवर कडल पर रखकर फिर वो आराम से कुर्सी पर नींद दराज हो गया। थोड़ी देर बाद जूलिया और तलब किया हुआ टेप रिकॉर्डर दोनों साथ ही पहुंचे थे। बैठ जाओ। कर्नल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जूलिया ने बड़ी लापरवाही के साथ इस मशवरे पर अमल किया था। पैटरसन मेज़ पर रखे हुए टेप रिकॉर्डर के करीब खड़ा रहा। कर्नल खामोशी से जूलिया की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन वो खुद कहीं और देख रही थी। इन अहमकों के इस काम करने से तुम्हें कितनी आमदनी हो जाती होगी? दफ्तन कर्नल ने सवाल किया।
मैं ذاتی मामलात को ज़ेरे बहस लाना पसंद नहीं करती, जूलिया ने उस लहजे में जवाब दिया। गालिबन पर तुम इसी कुर्सी पर बैठना चाहती हो। नहीं। अचानक जूलिया के चेहरे पर सरासमीगी के आसार नजर आने लगे थे। तो फिर आदमियों की तरह गुफ्तगू करो, माकूल आमदनी हो जाती है। इमरान को किस हद तक चाहती हो? ये कतई गैर मुतल्लिक सवाल है। नहीं, ये बेहद ज़रूरी सवाल है। किस्सा ब्रीफ कैसे शुरू हुआ था? इमरान से नहीं। जूलिया थूक निकल कर बोली, तुम एतराफ़ कर चुकी हो कि इमरान को चाहती हो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही होगी। पैटरसन, कर्नल ने टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया और पैटरसन ने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया। जूलिया से सवाल करने वाले आदमी की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। जूलिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, जुबान खुश्क होकर तालू से जा लगी, दिल खोपड़ी में धड़कने लगा था। थोड़ी देर पहले वाला सन्नाटा फिर छा गया। फिर कर्नल तंजिया लहजे में बोला, अब क्या ख्याल है? मैं होश में ना रहूंगी। जूलिया ने नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम ऐसी जहनी कैफियत से गुजर रही थी कि झूठ बोलना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, तो फिर जूलिया को शिद्दत से गुस्सा आ गया था। तुम मेरी हम वतन हो, इसीलिए मैं तुम्हें किसी फरेब का शिकार नहीं होने दूंगा। शुक्रिया, मुझे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी इस बात पर गुस्सा नहीं आएगा, कर्नल ने स्पॉट आवाज़ में कहा, क्योंकि वाकई तुम्हारी हालत काबिल रहम है। किस तरह? लाइल्मी कातिले रहम हालत ही कहलाती है। मैं आप भी नहीं समझी। इमरान के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। वो किस के हट में मौजूद और किसी लड़की के साथ है। तो फिर मैं क्या करूं? पैटरसन, इस हट का नंबर बताओ, कर्नल ने छत की तरफ देखते हुए कहा। 98। कर्नल पैटरसन ने जवाब दिया। हो सकता है, जूलिया खुश्क लहजे में बोली। तो तुम्हें इस पर तफ्तीश नहीं है? हरगिज़ नहीं, इसलिए कि तुम उसे X2 समझती हो। वो X2 हो ही नहीं सकता। तुम एतराफ़ कर चुकी हो कि तुम्हें इस पर X2 होने का शुबा है। यकीन तो नहीं है। शुबे की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तुम्हें किस बिना पर शक हुआ था? इसलिए कि वो दूसरों की तरह तनख्वाहदार नहीं है। कुछ लोग कतई तौर पर पाबंद होना पसंद नहीं करते। वो पुलिस के लिए भी तो काम करता है। बहरहाल, मेरे शुबे की यही एक वजह हो सकती है, लेकिन वो अपनी पुरसकून मिजाजी की बिना पर किसी जिम्मेदार ओहदे का अहल नहीं है। हो सकता है ये सुकून मिजाजी भी महज दिखावा हो, कर्नल ने कहा। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, जूलिया ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मुझे तो है सरोकार, तुम मेरी हम वतन हो। मैं यहाँ की शहरियत ले चुकी हूँ और अब यही मेरा वतन है। फिर तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी हो सकती है? मैं तो कैदी हूँ। हरगिज़ नहीं। थोड़ी देर बाद तुम खुद को अपने बंगले में पाओगी। जूलिया कुछ ना बोली। कर्नल ने पैटरसन को इशारा किया और वो जूलिया को साथ लेकर कमरे से चला गया। वो दोनों बच्चों की तरह साहिल पर दौड़ लगा रहे थे। चलिस इस पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो उससे ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। फिर इमरान ने उसे तस्लीम भी कर लिया कि थक हार कर एक जगह रेत पर आमने सामने ऊंधे लेट गए। तुम वाकई बहुत जिंदा दिल आदमी हो, इसलिए हाँफती हुई बोली, लेकिन तुम्हारी तरह हाँफ नहीं रहा हूँ। अब वाकई मुझे इस पर हैरत है। कुछ देर खामोशी रही। फिर इमरान ने उसके लॉकेट को छूते हुए कहा, जो उसके चेहरे के करीब रेत पर पड़ा हुआ था, तुमने तैराकी के लिबास में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। अगर तैरते वक्त ज़ाया हो जाता तो? नहीं, मैं खसूसियत से इसकी हिफाजत करती हूँ। कोई ख़ानदानी यादगार है? नहीं, ये हमें इस माफूकुल फितरत की रेस से बचाए रखता है। मैं नहीं समझा। इदारे के हर फर्द के पास एक लॉकेट हर वक्त मौजूद होता है, केकड़े के हमले से महफूज रहने के लिए। इमरान के लहजे में हैरत थी। हाँ, यही बात है। मेरा ख्याल है कि वो केकड़ा हडियाई लहरों से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे लोगों पर हमलावर नहीं होता जिनके पास लॉकेट मौजूद हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। मैं यकीन के साथ ही बात कह सकती हूँ। हमें यही बतलाया गया है कि वो अपने करीब जाने वाले हर जानदार पर हमला कर सकता है। अलावा इनकी जो इस किस्म का लॉकेट अपने पास रखते हो, तो तुम्हारी टीम के हर फर्द के पास इस किस्म का लॉकेट होता है। लाजमन, लिस्सी सर हिलाकर बोली। अच्छा, अब हमें वापस चलना चाहिए, इमरान उठता हुआ बोला। लेकिन मुझे हैरत है कि इस दिन मेरे मोटर बोट के पास इस लॉकेट की मौजूदगी में भी इस केकड़े से हाइफ थी। तुम्हारे लिए हाइफ थी? गोया इस वक्त मेरे लिए हाइफ नहीं हो। वो इसे घूरती हुई उठी और सख्त लहजे में बोली कि तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। ये ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? तुम इसी तरह के सवालात कर रहे हो। अच्छी बात है, अब अर्थमेटिक के सवालात करूँगा। एक और एक दो भी होते हैं और तीन भी होते हैं। खामोश रहो। वो हाथ हिटाकर बोली, मेरा अंदाज़ा है कि तुम बकवास करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान कुछ ना बोला। उन्होंने बैदिंग गाउन पहने थे और हट की तरफ चल पड़े थे। मुझे तो ज़रा बराबर भी खतरनाक नहीं मालूम होते। कर्नल किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गया है। इसलिए कुछ देर बाद बोली, बेहद शरीफ आदमी हो, इतने शरीफ की बस क्या बताऊँ। झुंझला गई। क्या मेरी शराफत से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? वो कुछ ना बोली। उसकी पेशानी पर नागवारी की चिकने थी। हट के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया। क्या तुमने दरवाज़ा मुकफ्फल नहीं किया था? लिस्ली ने मुड़कर पूछा। दरवाज़ा तो मुकफ्फल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो जहाँ थे वहीं रुक गए। फिर दफ्तर लिस्ली के हलक से तहैर ज़दा सी आवाज़ निकली, जो दरवाजे में जूलिया खड़ी इन्हें गहरालूद नज़रों से घूरे जा रही थी। अरे बाप रे! इमरान ने इस बार नवाज को घूरते दूसरी तरफ छलांग लगाई। इस तरह दौड़ता चला गया जैसे मुल्कुल मौत पीछा कर रहा हो। देखते ही देखते वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। तो ये तुम हो? जूलिया ने लहरीले लहजे में लिस्सी को मुहातिब के जो मुड़कर इमरान को भागते देख रही थी। गालिबन ये हैरत ज़दगी का ही आलम था जिसने खुद इसके कदम रोक लिए थे। वो चलाकर पलटी। हाँ, मैं हूँ। तो फिर जूलिया दांत पीसती हुई उसके करीब पहुंची थी। तुम इसे कब से जानती हो? उसने सर्द लहजे में पूछा। तुम्हें इसे क्या सरोकार? लिस्सी का लहजा बहुत बुरा था और उसकी आंखें गुस्से से सुर हो रही थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मेरे साथ तुम्हारी और इसकी मुलाकात हुई हो, जूलिया ने कहा। खुद इसने किसी हद तक अपनी हालत पर काबू पा लिया था।
क्या इस शहर में मेरे सारे जानने वाले तुम्हारी ही वसावत से जानने वाले बने थे? लिसी इससे घूरती हुई बोली। तो फिर वो इस तरह भाग क्यों गया? जूलिया के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। जहन्नुम में जाए, लिसी पैर पटक कर बोली। इसमें रखा ही क्या है? हमने 2 रातें अजनबियों की तरह बसर की है। मुझे तो खुद भी औरत मालूम होता है, जूलिया ने कहा लगाया। खामोश रहो, लिसी बफर गई। वो यूरोपियन मर्दों की तरह कुत्ता नहीं है, जूलिया ने लिसी की आंखों में देखते हुए कहा। खामोश रहो, लिसी मुठियां बेंच कर रही। गुस्सा थूक दो और मेरे साथ चलो। क्या तुम्हारे बाप को मालूम है कि तुम यहाँ हो? मेरी दानिश में वो मुकामी आदमियों को पसंद नहीं करता। लिसी का ये रवैया फौरी इख्तियार का नतीजा था और वो किसी न किसी तरह नॉर्मल हो जाना चाहती थी। जूलिया के इस जुमले ने उसे हादसा सहारा दिया था। अब उसे किसी हिचकिचाहट के बगैर अपने रवैये में तब्दीली कर लेने का जवाब मिल गया था। वो खौफजदगी की अदाकारी करते हुए बोली। नहीं, वो नहीं जानते। प्लीज जूलियाना, इन्हें इसका इल्म न होने पाए। इस सूरत में तुम्हें आदमियों की तरह गुफ्तगू करनी होगी। अपने रवैये पर मनादिम हो, लिसी गुलगीर आवाज में बोली। चलो अंदर चलो, जूलियाना ने उसका शाना थपक कर कहा। लिसी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। मैंने तुमसे इतना ही पूछा था कि तुम उसे कब से जानते हो, लेकिन तुम न जाने क्यों आप से बाहर होगी, जूलिया ने कहा। मुझे नदामत है। खैर छोड़ो, वो भी घूम फिर कर वापस आ जाएगा क्योंकि उसके जिस्म पर सिर्फ गाउन है। लिसी कुछ न बोली। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई मालूम होती थी। वो दोनों बैठ की कुर्सियों पर बैठ गई। जूलिया से टटोलने वाली नजरों से देख रही थी। लिसी का सर झुका हुआ था कि उसे इल्म है कि हम एक दूसरे की शनासा है। जूलिया ने दफ्तन सवाल किया। हाँ, लिसी सर उठाए बगैर भराई हुई आवाज में बोली। हमारी मुलाकात तुम्हारे ही बंगले में हुई थी। मुझे तो याद नहीं पड़ता। ये इस रात की बात है जब तुम गायब हो गई थी, लिसी ने कहा और वही किस्सा दोहराने लगी जो पहले इमरान को भी सुना चुकी थी। मुझे हैरत है कि तुम्हें उसकी क्यों सूझी थी, जूलिया ने कहा। बस सवाकत और फिर बस मुझ पर बहुत जल्द फरामोशी के कई दौरे भी पड़े थे। तुम तो जानती हो कि मैं इस पर्स में मुब्तला हूँ। तुमने पहले कभी नहीं बताया। हो सकता है, उसने रवादारी में कहा। फिर जूलिया को घूरती हुई बोली। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मजाक किया था, लिसी ने मुतहैराना अंदाज में पलकें झपकाई। यानी तुम्हें कोई उठा कर नहीं ले गया था? भला उठा ले जाने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? जूलिया से घुरती हुई बोली। मैम, मैंने कहा था। दरवाजे की तरफ से इमरान की आवाज़ आई। क्यों कहा था? जूलिया झुंझला कर उड़ती हुई बोली। इमरान किसी सादतमंद बच्चे की तरह मौजूद खड़ा था। इसने बताया था जिस वक्त मौजूद था तुम्हारे पास। इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला था, कह रहा था कि तुम्हें कोई केकड़ा उठा कर ले गया है। बकवास है, मैं तो इसे पीछा छुड़ाने के लिए मेल स्विच ऑफ करके निकल गई थी। तो फिर ये 3 दिन कहाँ गुजरे तुमसे? मतलब जूलिया भड़क कर बोली। बिल्कुल नहीं, तुम तो 30 दिन भी घर से गायब रह सकती हो। मैं सचमुच तो तुम्हारा भांजा हूँ नहीं कहकर मुझे तफ्तीश होगी। क्या इस तब्दीली करो, जूलिया ने देहकुमाना लहजे में कहा। बब बहुत अच्छा, इमरान गड़बड़ाकर बोला और बराबर वाले कमरे में घुस गया। तुम दोनों के ताल्लुकात कुछ अजीब से मालूम होते हैं, लिसी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जूलिया से गहरालूद नजरों से घूरती रही। फिर बोली। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें दोबारा इसके करीब देखना पसंद नहीं करूँगी। तुम हो कौन? लिसी का मूड भी बिगड़ गया। क्या तुमने देखा नहीं कि वो मुझसे कितना डरता है? कुछ भी हो, मैं तुम्हारे कहने से तो नहीं जा सकती। वो खुद मुझे यहाँ लाया था। मैं तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी क्योंकि ये हाट मेरा है। हम चले जाएंगे, लिसी उठती हुई बोली। ठीक उसी वक्त इमरान फिर कमरे में दाखिल हुआ था। हम यही रहेंगे, लिसी, उसने गंभीर आवाज में कहा। क्या कहा तुमने? जूलिया ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे मार बैठेगी। क्या तुम मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान करके आई हो? गर्दन फंसवा ली है, अब वो मेरे पीछे पड़ जाओगे। क्या मतलब था तुम का? क्या? जूलिया हकलाई। मजाक की और बात है, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तुमने मेरे खिलाफ शुबा जाहिर करके मेरा तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। तब तुम जानते हो मुझे हर बात का इल्म होता है, इसलिए तुम शुबे में पड़ गई हो। अच्छा खैर, अब मुझे बताओ तुम्हारी गुरुहासी क्यों कर हुई? जूलिया ने लिसी की तरफ देखा। इसकी परवाह न करो, अगर ये ना मिलती तो मैं अंधेरे में ही रहता। तुमसे ज़्यादा मैं इसे जानता हूँ। यही कि ओ, मैं समझी। क्या समझी? जूलिया हंस पड़ी और ये हंसी तमानियत से भरपूर थी। ये भी इन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखती है, जूलिया ने कहा। और तुम इसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई। क्यों लिसी? नहीं, मैं खुद ही बेवकूफ़ बनी हूँ, लिसी ने खुश लहजे में कहा। ये तो बहुत बेदरद और भोला भाला आदमी है, बैठ जाओ। इमरान ने दोनों से कहा। फिर लिसी से कहा, और तुम अपनी टांगें क्रॉस ना करना, नहीं तो ये फिर बुरा मान जाएगी। शट अप, जूलिया जीम पे हुए लहजे में बोली। फिर उसने नजर चुराकर लिसी के बैदिंग गाउन की तरफ देखा। हाँ, अब बताओ कि तुम्हें रहाई क्यों कर नसीब हुई? पहले तुम बताओ कि लिसी का चक्कर क्या है? इस बार जूलिया ने उर्दू में कहा था। इनकी तरफ से मुझ पर मुसल्लत की गई है, लेकिन खुद उनसे छुटकारा चाहती है। तो क्या तुम समझते हो कि अपने बारे में सच बताएगी? तुम इसकी परवाह ना करो। ये बताओ कि तुम वहाँ से किस तरह निकल सकी? जूलिया ने अपनी कहानी दोहराते हुए कहा। वो पहर खाने के बाद मुझ पर गफलत तारी हो गई थी। फिर शाम 4 बजे की आंख खुली तो मैंने खुद को अपने बंगले में पाया। बड़े अजीब लोग हैं। क्या तुम्हें मेरे और लिसी के खिलाफ वर्गलाया कर रहा क्या गया है? इमरान ने पुरतफ्तीश लहजे में कहा। सवाल तो यह है कि सर्कस से भला वो एक्सट्रो तक कैसे पहुंच सकेंगे? जूलिया बोली। तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मैं समारा से वाकिफ हो गया हूँ, जहाँ तुम कहते, लेकिन तुम्हारे हाई के बाद में इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्यों? वो एक तिजारती फर्म की नुमाइंदे हैं और यहाँ कंप्यूटर को फ़रोग देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इसलिए भी ग्रैनी की बेटी होने की बिना पर उनके खिलाफ कोई शहादत ना दे सकेगी क्योंकि इससे सफारत खाने की पोजीशन खराब हो जाएगी। तो क्या वो फर्म इसी मुल्क की है जिसके सफारत खाने से लिसी की ताल्लुक़ रखती है? हाँ, यही पेचीदगी है। तब फिर तुम होशियार हो जाओ, जूलिया भराई हुई आवाज़ में बोली।
तब फिर तुम होशियार हो जाओ, जूलिया भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं सदा का गाफिल ठहरा। इमरान ने ठंडी सांस ली। अब बात समझ में आई। जूलिया सर हिलाकर बोली, वो हमें सांसे बेबसी में मुब्तला करके शिकार खेलना चाहते हैं। परवाह मत करो, बहरहाल तुमने एक्स 2 को इन हालात से मुतला करवाया नहीं। अभी नहीं, जूलिया गौर से देखती हुई बोली। इसे बताओ कि हम किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, क्या उसे इल्म नहीं होगा? इमरान ने इस रिमार्क पर सारे ख्याल करने की बजाय उसे तनवीर से मुतल्लिक बताते हुए कहा, इसलिए के बयान के मुताबिक वो भी इन्हीं के मुजालिम का शिकार हुआ है और 1 माह पहले वो अपने आपे में नहीं आ सकेगा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर इमरान ने लिस्सी को मुखातिब करके कहा, सबसे ज्यादा खतरे में अब तुम हो। मैं किस तरह? जूलिया को होश हवास में इसके साथ वापस आना ही इस बात का सबूत है। तनवीर गूंगा हो गया है। जाहिर है कि उसे इस हाल को इसीलिए पहुंचाया गया है कि वो अपनी आप बीती किसी को ना सुना सके। अच्छा, तो फिर ये कि जब तुम्हारी आवाज़ सुनाई देना बंद होगी तो उन्होंने जूलिया को रहा कर दिया। मैं नहीं समझी कि तुम क्या कहना चाहते हो। कुछ नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे उलझन में ना डालो। साफ साफ बताओ, ये जो तुम्हारी गर्दन में केकड़े से बचाव का लॉकेट पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर मछली रात भी मौजूद था। वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, लेकिन वो केकड़े से बचाव का आला नहीं था, ट्रांसमीटर है और इतना ताकतवर है कि तुम्हारी सांसों की आवाज़ तक इन लोगों को पहुंचा रहा होगा। खुदा की बना, पिछली रात जब तुम बेखबर सो रही थी तो मैंने लॉकेट तुम्हारे गले से उतार कर इसका बगौर जायजा लिया था और इसे ट्रांसमीटर निकाल कर वजन पूरा करने के लिए लॉकेट में हल्दी की एक गांठ रख दी थी। यकीन न हो तो लॉकेट खोल कर देख लो। हल्दी की गांठ? जूलिया हंस पड़ी। किचन में कभी की मौजूद थी, वजन में ट्रांसमीटर के वजन के लगभग थी, इसीलिए काम चल गया। लिस्ली ने उसके बयान की तस्दीक के लिए लॉकेट उतारा था और सचमुच उसके अंदर हल्दी की गांठ ही पाई थी। उसका चेहरा फक हो गया और वो बेहोश हो जाने के अंदाज में आगे पीछे झूलने लगी। इसे संभालो, इमरान ने जूलिया से कहा और हुथहट से बाहर निकल आया। बरामदे में रुककर साहिल की तरफ देखते हुए उसने तवील लंगड़ाई ली थी, फिर आगे बढ़ने ही वाला था कि पूछ से जूलिया की आवाज़ आई, कहाँ चले? जरा ताज़ा हवा। इमरान ने उसकी तरफ मुड़े बगैर कहा, वो बेहोश हो गई है, होती ठीक हो जाएगी। सवाल तो ये है कि मुझे इस तरह रहा कर देने का मकसद क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ असर तो अब तुम्हारे जहन पर बाकी है। इमरान मुड़कर उसे घूरता हुआ बोला, क्यों? कितनी बार समझाऊं कि अगर तुम इस हमारा से बरामद होती तो उनकी गर्दनें फंस जाती। वो इलानिया वहाँ कंप्यूटर कंपनी का बोर्ड लगाए बैठे हैं। जैसे ही लेस्ली की आह्वान से अकाही का सिलसिला खत्म हुआ, उन्होंने तुम्हें रहा कर दिया। बकिया लोग कहाँ हैं? अपने घरों पर नहीं हैं। वो तो क्या, वो भी नहीं, वो सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। वो सबों को पकड़ने के बखेड़े में नहीं पड़ेंगे। तनवीर उनकी नुमाइंदगी कर चुका है। तुम्हें अपनी एक फितरी कमजोरी की बिना पर पकड़ा गया था। औरतें खोपड़ी से बाहर होकर बकवास करते हैं और मर्दों से ज्यादा खोजी होती हैं। बहरहाल मेरी चटनी बन जाने का सामान कराई हो, अब मुझे बस कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। फजूल बातें ना करो। लेस्ली को शीशे में उतारने की कोशिश करो, वो उनके खिलाफ शहादत देगी। वो गधे नहीं है, ये बात पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुकी है कि लेस्ली खुद फरामोशी के अमराज में मुब्तला। लिहाजा उसकी शहादत कानूनी हैसियत से कतई बेवकूफ़ साबित होगी। इसीलिए जैसे ही इन्हें इल्म हुआ कि लेस्ली ने मुझे इमारत का पता बताया है, उन्होंने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो फिर अब क्या किया जाए? अब मैं खुद ही जा रहा हूँ उनके पास। क्या मतलब? उनसे क्यों कहूँगा बिठाओ मुझे कुर्सी पर और टोप चढ़ा दो सर पर। मैं एक्स 2 तो नहीं हूँ कि मुँह मुझसे इसका एतराफ़ करा लेंगे, लेकिन उन्हें ये ज़रूर मालूम हो जाएगा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं। फजूल बातें ना करो। अरे इसी जगह ने मेरा बेड़ा गर्क किया है। वो जूलिया को कौन सा दिखाकर बोला, अगर मैं तुम्हारी नज़रों में दूसरों जैसा होता तो तुम कभी मेरे एक्स 2 होने के इम्कानात पर गौर न करती। जूलिया ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इमरान साहिल से टकराने वाली लहरों पर नजर जमाए खड़ा था। कुछ देर बाद जूलिया उसकी तरफ मुड़कर बोली, हमारा ताल्लुक पुलिस से तो है नहीं कि हमें अदालती शहादतों की परवाह होगी। हम अपना तरीक़ाकार क्यों नहीं आजमाते? या उस सिलसिले में एक्स 2 से अहकामात हासिल करो। मैं ज़ाती तौर पर कुछ भी ना कर सकूँगा। वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। होश में आते ही सबसे पहले मैंने एक्स 2 से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी। वो अहमक नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसने अपने फ़ोन का रिसीवर उठाने की भी जहमत गवारा ना की होगी। आखिर क्यों? इसलिए कि चूहों की तरह मारा ना जाए। तब तो फिर तुम्हें ही एक्स 2 होना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए 20 साजंदों की तरह दंदनाते फिरते हो। जूलिया चलकर बोली, यानी तुम ये कहना चाहती हो कि वो अपने ओहदे का अहल नहीं है? फिर क्या कहूँ? क्या तुमने ट्रांसमीटर से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की थी? नहीं। लिहाजा इस पर भी कोशिश करो और मेरे सामने ही करो ताकि तुम्हें मज़ीद इत्मीनान हो जाए। हालांकि तुम्हें पहले भी इसका तजर्बा हो चुका है। मेरी मौजूदगी में तुम्हारे पास उसकी कॉलें आई हैं। बहरहाल तुम्हारे जहन से यह हक निकलना चाहिए कि मैं एक्स 2 हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारे दूसरे साथी उसी के हुक्म से अंडरग्राउंड हुए हैं। मैं नहीं समझ सकती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब तुम ही नहीं समझ सकती तो क्या मैं सर के बल खड़ा हो जाऊँ? ये क्या बात हुई? एक्स 2 के बाद तुम्हारा ही ओहदा है। देखो लेस्ली होश में आई है या नहीं। वो मुड़कर कमरे में चली गई। इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी और बरामदे से उतरकर साहिल की तरफ बढ़ गया। सूरज गुरूब हुए हाथ से देर हो चुकी थी, लेकिन अभी उफ्क में शोख रंगों वाली धारियां बाकी थी जिनकी छूट साहिल पर पड़ रही थी। एक वीरान जगह पहुंचकर उसने 09 का ट्रांसमीटर निकाला और एक्स 2 की आवाज़ में ब्लैक 0 के तवज्जुह से अपने दूसरे मुतहतों को हदायत देने लगा। स्याह रंग का बड़ा सा सूटकेस एहतियात से मिनी ट्रक पर रख दिया गया और वो दोनों ड्राइविंग सीट पर जा बैठे। पैटरसन ड्राइव कर रहा था और उसके साथ ही पुश्तगाह में टेक कर सिगरेट सुलगाने लगा। दिन के 10 बजे थे। धूप में अभी ज़्यादा तमादत नहीं आई थी। अब पता नहीं किसकी शामत आई है। पैटरसन का साथी बड़बड़ाया, आई होगी किसी की शामत। पैटरसन लापरवाही से बोला, कर्नल को पता नहीं क्या हो गया है। आखिर इस औरत को यूं ही क्यों निकाल दे? इसका साथी तो अब तक ट्रीटमेंट के ज़ेरे असर है।
सवाल तो ये है कि तुम अपना जहन क्यों उलझा रहे हो और हमें अपने काम से काम रखना है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? शाह सवारी के क्लब के आसपास। वो तो शहर के बाहर एक वीरान मुकाम पर है और मुझे नहीं याद पड़ता कि पहले कभी ये सूटकेस ऐसे किसी वीरान मुकाम पर ले जाया गया हो। तुम फिर बहकने लगे हो। हमारा काम खतरनाक है पैटरसन। जब तक लॉकेट तुम्हारे पास मौजूद है तुम्हें कोई खतरा नहीं, पैटरसन ने कहा। उसके साथ ही गैर इरादी तौर पर अपने कोट के अंदरूनी जेब टटोलने लगा था। गाड़ी शहर से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। पैटरसन के साथी ने मुतहिराना अंदाज में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इधर से कहा? उसने पूछा। देखो, पैटरसन झुंझलाकर बोला, मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता। अगर कहीं जाना है तो वही रास्ता इख्तियार करूंगा जिसके लिए कहा गया है। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? काम के दौरान मैं खामोश रहना पसंद करता हूँ। ये रास्ता अब दो रवैया ऊंची नीची पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था। मिनी ट्रक की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी क्योंकि रास्ता ऊंचाई की तरफ जा रहा था। फिर एक जगह ट्रक रोक दिया गया। दोनों नीचे उतरकर ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ आए और पैटरसन ने सूटकेस का कफल खोल दिया, लेकिन ढकना ऊपर नहीं उठाया था। फिर वो ट्रक को छोड़कर झाड़ियों में जा घुसे थे। आहिस्ता आहिस्ता सूटकेस का ढकना ऊपर उठा और दोस्त लंबे लंबे स्याह बाजू बाहर आए। फिर एक बैग अपना पूरा का पूरा उछलकर ट्रक के नीचे आ पड़ा। स्याह रंग का ये केकड़ा जो किसी इंतहाई जसीम कुत्ते से भी बड़ा मालूम होता था, तेजी से दौड़ता हुआ नीले पर दौड़ने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा था और झाड़ियों में सरसराहट थी। केकड़ा अब नशे में उतर रहा था और उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। उसका रुख कोड दरमियान की तरफ था। ट्रक के करीब एक रुकावट से थोड़े ही फासले पर वो ऊंची ऊंची घास के दरमियान दबक रहा। थोड़ी देर बाद दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ आई जो तेजी से करीब होती जा रही थी। फिर घोड़ा समेत दिखाई दिया था। शायद क्लब का कोई मेंबर था और तन्हा मशक कर रहा था। घोड़ा दूसरी रुकावटें फलांगता हुआ जब केकड़े के करीब वाली रुकावट फलांगने लगा तो अचानक केकड़े ने उस पर छलांग लगाई। घोड़ा भड़क गया और सवार के हलक से एक बेसाख्ता किस्म की चीख निकली थी। वो घोड़े की जैन से उछलकर सर के बाल दूर जा गिरा। घोड़ा इतनी देर में कहीं का कहीं पहुंच चुका था। केकड़ा अब आहिस्ता आहिस्ता सवार की तरफ बढ़ रहा था। वो भी सोचकर जमीन पर पड़ा हुआ तो उसके सर के नीचे से खून की कई लकीरें फूटकर मुख्तलिफ अतराफ में फैल रही थी। केकड़ा चंद लम्हे अपने लंबे लंबे बाजों से उसका सर टटोलता रहा, फिर तेजी से जेट टेले पर चढ़ता चला गया। इस बार दूसरी तरफ ढलवान वाली उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मिनी ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचकर एक ही जस्ट में उसे सूटकेस तक ले आई। फिर उसके दहाने से तेज सीटी किस्म की आवाज़ निकली और उसने अपने लंबे लंबे बाजू से होती सूटकेस का ढकना बंद कर लिया था। पैटरसन और उसके साथ गालिबन सीटी की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए वापस आए थे। तेजी से सूटकेस को मुकफ्फल कर मिनी ट्रक को लेकर भागे थे। खुले हुए दरवाजे से कोई वजनी चीज फर्श पर आ गिरी थी। वो चौंक पड़ी। पत्थर का एक टुकड़ा था जिसके गिर्द कागज लिपटा हुआ था। इमरान उठकर दरवाजे तक आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और पत्थर उठाने के लिए झुका। जूली और लिस्ली खामोश बैठी उसे देखी जा रही थी। कागज की थैक खोलकर उसने पत्थर का टुकड़ा बाहर फेंक दिया। कागज पर कुछ तहरीर था जिसे पढ़ते वक्त उसके चेहरे का उतार चढ़ाव इन दोनों को ही तशवीशामेज लगा था। इसके बाद उसने कागज को पुर्जे पुर्जे करके उसे गोली बनाई थी और एक तरफ उछाल दिया था। क्या बात है? जूलिया ने मुस्तबराना अंदाज में पूछा। लिस्ली के बाद गुलैनी पटिशियों का हाथ में हो गया और अब सफारत खाने के अमले को लिस्ली की तलाश है। कैसे? लिस्ली बौखलाकर उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ, इमरान हाथ उठाकर नरम लहजे में बोला। क्या उसे घुड़सवारी का शौक था? हाँ, वो एक मुकामी क्लब का मेंबर भी था। आज 11:15 पर मशक के दौरान घोड़े से गिरकर मर गया। खुदा की पनाह। दोनों हाथों से वो सर थाम कर बैठ गई। खुद को संभालो, हो सकता है कि एक बार फिर पुलिस हरकत में आ जाए। अगर तुम सफारत खाने के अमले के हाथ लग गई तो बाप की मौत का सदमा तुम्हें भी बाप के पास पहुंचा देगा। मैं इसे हादसा समझने पर तैयार नहीं। तुम ठीक कह रही हो। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। लिस्ली रूहानी होकर खंगे आई। तुम फिक्र ना करो, जूलिया पुरज़म लहजे में बोली। पहले हम मरेंगे फिर तुम पर आन जाएगी। तुम नहीं समझ सकते वो मनहूस केकड़ा। मैं यकीन नहीं कर सकती अंधेरे में कोई उसे नहीं देख सका था। महज अंदाजे की बिना पर किसी इतने बड़े केकड़े की कहानी आम हो गई। मैंने उसे रोशनी में देखा है, यह नहीं स्विट्जरलैंड में। वो हमारे ही इदारे की मलकियत है। वो स्विस पुलिस की उसकी तलाश थी लेकिन उसे कहीं से बरामद नहीं किया जा सका था। जूलिया ने इमरान की तरफ देखकर मुतहिराना अंदाज में पलकें झपकाई, लेकिन इमरान उसकी जाने मुतवज्जह नहीं था। लिस्ली को भी नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में गहरे तफक्कुर की परछाइयां झलक रही थीं। एक बार इदारे के एक फर्द ने उस पर हमला किया था मेरी मौजूदगी में, लिस्ली कहती रही। उसने इस पर फायर किए थे लेकिन गोलियां उस पर टकरा कर चढ़ गईं और बिलाहिर केकड़े ने इसको मार डाला था। जूलिया कुछ न बोली, उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अरे तुम लोग कोई एहतियाती तदबीर क्यों नहीं करते? लिस्ली बदस्तूर बोलती रही। यहाँ इस हाट में तो हम बहुत आसानी से मार ले जाएंगे। रात को यहाँ बला का सन्नाटा होता है जैसे हम किसी कब्रिस्तान में मुकीम हों। हाँ हाँ ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। हम कोई एहतियाती तदाबीर कर लेंगे। आप तक क्यों झक मारते रहे हो? जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। वो तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी समझते हैं और तुम यहाँ खुले बंदों की तरह फिर रहे हो। मेकअप ही कर लो ना। अब मैंने ये बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही X2 हूँ। ये क्या दीवानगी है? बस देखते जाओ, ये केकड़ा यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे अंदाज से दुरुस्त ही निकले। सुनो माय डियर जूलिया, ना मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ था ना अपनी खुशी से मरूंगा।
फजूल बातें ना करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं लिस्ली समेत यहीं रहूंगा। ये नामुमकिन है, मैं यहाँ तुम्हें इन हालात में तनहा नहीं छोड़ सकती। तुम सचमुच पागल आदमी को बेहद चाहती हो। लिस्ली बोल पड़ी। अपने काम से काम रखो, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ़ करना, मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। लिस्ली गिड़गड़ाई। ओ कुछ नहीं, जूलिया हंसकर बोली। तुम ठीक कहती हो, ये पागल है, मेरी जहनी हालत भी ठीक नहीं रहने देता। जब वो औरतें तुम्हें पागल तस्लीम कर लें तो कोई बड़ा स्पेशलिस्ट भी दुनिया को यकीन दिला सकेगा। इमरान मायूसाना अंदाज में बोला। आहे तुम्हें खतरे का एहसास क्यों नहीं हो रहा, या फिर मुझे ही झूठी समझते हो? लिस्ली ने नाखुशगवार लहजे में कहा। हाँ सर न खपाओ, जूलिया बोली। इसका जो दिल चाहेगा वही करेगा। कम से कम दूसरों की जिंदगियों से तो ना खेले। यक न शुद्ध दो शुद्ध, बैक वक्त दौर तो का तजर्बा नहीं था। खुदा मुझे माफ करे, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। बहरहाल इमरान हाथ छोड़ने पर किसी तरह भी आमादा नहीं हुआ था। दिन गुजरा, रात आई और दोनों औरतों के चेहरों का जंजाल बढ़ गया। ऐसे मालूम होता था जैसे वो सचमुच ही किसी पागल के हाथे चढ़ गई हो। जूलिया भी शायद तन तकदीर हो गई थी। रात का खाना सी साइड हेवन में खाएंगे। इमरान 7 बजे के करीब चहकारा। नहीं, सीधे जहन्नम में जाएंगे, जूलिया जलकर बोली। आहा, ये तो भूल ही गया था कि दो औरतों के दरमियान हो। इमरान मुतसफ़ाना लहजे में बोला। फिर कुछ सोचता रहा, फिर बोला मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर से साइड हेवन चलेंगे। बाहर अंधेरा है, तरह एहतियात से जूलिया बोली। इमरान बाहर निकल गया और वो खामोश बैठी एक दूसरे की शक्ल देखती रही। पूरा 1 घंटा गुजर गया लेकिन इमरान की वापसी ना हुई। पता नहीं क्या हुआ। जूलिया बड़बड़ाई। जिस हद तक मैंने खतरे का एहसास दिलाया था और कोई होता तो बाहर कदम न निकालता। लिस्ली ने कहा। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे खतरे का एहसास दिलाए बगैर मर्जी के मुताबिक चलाती रहती। मैं नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती हो। उसे हथरात से जिद हो जाती है और वो आंखें बंद करके अंधेरे कुएं में छलांग लगाने से भी गुरेज नहीं करता। दफ्तर बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। फिर जूलिया उठी रही थी कि इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने हाथों में 2 बड़े बड़े नाश्ता दान लटका रखे थे। यहीं खाएंगे, उसने कहा। सी साइड हेवन में बहुत बदबू है, तुमने देखा? लिस्ली हाथ में जाकर बोली। मैंने कहती थी इतना बेवकूफ़ नहीं मालूम होता। तुम्हारी तो फेवरेट डिश लाया हूँ, इमरान ने जूलिया से कहा। जूलिया कुछ ना बोली, खामोशी से उसे देखी जा रही थी। फिर वो खाने के कमरे में आए थे और दोनों औरतों ने खाना मेज़ पर लगा दिया। खाने के दौरान में दफ्तर जूलिया ने महसूस किया जैसे उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा हो। उसने आंखें फाड़ कर इमरान और लिस्ली को देखा। उन दोनों की भी आंखें बंद थी और मुंह आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उसने बौखला कर उठना चाहा लेकिन कदम लड़खड़ाए। फिर उससे बिल्कुल ही होश न रहा। फिर आंख खुली तो रूह फना हो गई थी। ये तो वही कमरा था जहाँ कुछ देर पहले एक अज़ियतनाक तजर्बे से गुजरना पड़ा था। इमरान उसे कुर्सी पर बैठा नजर आया जिस पर बिठाकर वो इस एतराफ़ात करा चुके थे। लिस्ली भी इसी तरह फर्श पर पड़ी दिखाई दी। कमरे में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। खौफज़दा नज़रों से वो मशीन को देखती रही। इमरान की आंखें बंद थी। दफ्तर कदमों की आहट सुनाई दी और मशीन का ऑपरेटर कमरे में दाखिल हुआ। जूलिया बुखला कर उठ गई थी। इमरान ने भी आंखें खोल दी लेकिन लिस्ली इसी तरह पड़ी रही। ऑपरेटर मशीन के करीब खड़ा उन्हें घूरे जा रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिस्ली की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान में शायद लिस्ली को भी होश आ गया था। ऑपरेटर को अपने करीब देखकर वो उठ बैठी। तुम्हें कर्नल ने तलब किया है, ऑपरेटर ने उससे आहिस्ता से कहा। मैं जल्दी करो, उसने कहा और उसका बाजू पकड़कर उठाता हुआ बोला। आज वो सुबह से ही बहुत गुस्से में है और तुम अपने मिशन में नाकाम रही हो, इसीलिए शायद तुम्हारी है नहीं। मुझे बचा लो। किसी नन्ही सी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दफ्तर जूलिया अपनी जगह से उठी और ऑपरेटर पर टूट पड़ी। उसके बाएं शाने पर कराटे वाला हाथ मारा था। दूसरे ही लम्हे वो झूलता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। वो बेहोश हो चुका था। अव्वल दर्जे के अहमक को अचानक इमरान बोला। क्यों, क्या हुआ? जूलिया चला कर पलटी। कुर्सी से पाए से बंधी हुई इसकी पैरों की रस्सियां खुलती चली गई और वो कुर्सी से हट आए। फिर उसने जूलिया के शाने पर हाथ रखकर कहा। मैं यहाँ कर्नल होरेशियो को तलाश करने में नाकाम हो गया था, इसलिए वो थी बंद कर बैठ गया। देखो अब क्या होता है, तुमने खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कर्नल ने कहाँ से लिस्ली को तलब किया था। ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? खामोश रहो। ओह, यकबा के इमरान उछल पड़ा और झुका और ऑपरेटर का जिस्म टटोलने लगा। फिर उसने कोट के अंदरूनी जेब से वैसा ही लॉकेट बरामद कर लिया जैसा लिस्ली की गर्दन में पड़ा हुआ था। उसने अपनी एड़ी के नीचे दबाकर तोड़ दी और आहिस्ता से बोला। इसकी वजह से उसे इल्म हो गया था किस बात का, इसी का जो भी यहाँ हुआ है। उसने हमारी गुफ्तगू साफ सुनी होगी। लिस्ली दीवार से लगी सहमी खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे गूंगी हो गई हो। मुझे बताओ कि हम यहाँ कैसे पहुँचे? जूलिया इमरान का शाना झंझाड़ कर बोली। हम अपने ड्राइंग रूम में नहीं हैं, इमरान ने खुश लहजे में कहा। इस वक्त कहानी सुनना चाहती हो? जूलिया लिस्ली की तरफ मुड़ गई और उसकी तरफ बढ़ रही थी कि वो अचानक चीखने लगी। उसके दाखिले के दरवाजे की तरफ उठे हुए थे। वो जाने मुड़े और जूलिया की भी चीख निकल गई। दियो पैकर केकड़ा कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों से शोरे निकलते हुए मालूम होते थे। दरवाजे से कई कदर आगे बढ़कर वो रुक गया। उसके लंबे लंबे बाजू हिल रहे थे। फिर वो चलता हुआ लिस्ली की तरफ बढ़ने लगा। ओ केकड़े, इमरान धाड़ा। आखिर मुझसे किस जुबान में गुफ्तगू की जाए? फिर दफ्तर उसने इस पर छलांग लगा दी। ये क्या दीवानगी है? जूलिया हलक फाड़ कर रही थी लेकिन इतनी देर में वो केकड़े की पुश्त पर सवार हो चुका था। केकड़े ने पलटा खाया और उसके गर्दन को पकड़ने की कोशिश करने लगा लेकिन इमरान ने उसे झटका दिया। वो कई फुट पीछे खिसक गया था। अब कैफियत ये थी कि इमरान के और लिस्ली के दरमियान हाल नजर आ रहा था। उसकी पुश्त लिस्ली की तरफ और केकड़े की जानिब। इस पर केकड़े ने बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह उस पर जस लगाई थी। ये टक्कर ऐसी थी कि इमरान के पाँव उखड़ गए और वो चारों खाने चत गिरा था और केकड़ा उसके सीने पर सवार होकर एक बार फिर उसकी गर्दन जकड़ने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने उसकी दोनों बाजू पकड़ लिए और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने के लिए जोर आजमाई शुरू कर दी थी। जूलिया की समझ में नहीं आ रहा था किसे क्या करना चाहिए। कुछ भी तो नहीं था हाथ में कि पीट कर ही रख देती, फिर आगे बढ़ती भी तो क्यों कर। लिस्ली उससे बुरी तरह चिमटी हुई थी और इस तरह कांप रही थी जैसे बर्फबारी का शिकार हो गई हो।
ठीक उसी वक्त बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आई जो लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। इतने में इमरान ने एक बार फिर झुक चुका था। वो पुश्त के बाद फर्श पर गिरा। साथ ही ऐसे कमरे में आवाज़ गूंजी जैसे कोई भारी पत्थर बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिरा हो। 3 आदमी कमरे में घुस आए। केकड़ा भी सीधा भी नहीं हो पाया था कि इमरान ने उसे दबोच लिया और उसके पेट पर घोंसे बरसाने लगा। तीनों नवार जहाँ थे वहीं रुक गए। या कि इमरान के मुंह से तहैर ज़दा सी आवाज़ निकली। केकड़े के निचले हिस्से की खाल दरमियान से फट रही थी और उसके अंदर से एक इंसानी जिस्म बरामद हो रहा था। इमरान ने दोनों हाथों से खाल पकड़कर झराटा मारा। दूसरे ही लम्हे में लिसली चीखी थी, कर्नल होरेशियो। लेकिन कर्नल होरेशियो की टांगें कहाँ थी। खौफनाक कूलों के पास से टांगें गायब थीं और वो हथेलियों के बाल इतना खड़ा थे। इस हालत में उसने फिर से टांग लगाई और इमरान के सीने से टकराया था, लेकिन इस बार वो इमरान को हिला भी ना सका। इमरान ने उसे अपने बाजू में जकड़ लिया था। खुदा की पनाह, लिसली कपकपाती हुई आवाज़ में कह रही थी, ये तो ऐसा नहीं था, इसकी टांगें क्या हुई, ये हम सबों से ज़्यादा कदावर था। क्यों, क्या बकवास कर रही हो? इमरान कर्नल को तीनों अजनबियों की तरफ उछालता हुआ बोला। इसकी टांगें दूसरी जंग अजीम में काम आ गई होंगी। बहरहाल कर्नल अब कतई बेबस था। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे। अब इसको इसी कुर्सी पर बैठा दो। इमरान ने इतराफ़ करने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया था। तुम क्या करोगे? कर्नल भराई हुई आवाज़ में बोला। सबसे पहले तुम्हारी मस्नूई टांगें तलाश करके तुम्हें मुकम्मल करूंगा। मुझे बेहद अफसोस है कि नादाना स्त्री में इतनी देर तक हकीकत हुई आदमी से लड़ता रहा। तुम्हारे अलावा कोई और X2 हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन आ गया है। कर्नल के होंठों पर सफाक से मुस्कुराहट नमूदार हुई। जरा सी देर में उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया था। X2, इमरान ने कहकहा लगाया। X2 ज़हनी जंग करता है, हम सब उसके गुलाम हैं। तुम्हारे फरिश्ते उस तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें शायद इल्म ना हो कि इस वक्त क्या तुम्हारा आदमी पैटरसन मेरे हार्ट की निगरानी कर रहा था। बाहर निकला तो उसने मेरे सर पर भरा हुआ रेत का थैला मारकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन होती जोंक में आकर नीचे चला आया। उससे कुछ भी उगलवा लेना मुश्किल काम नहीं था। नतीजे के तौर पर तुम हमें देख रही हो। मेरे साथी तनवीर का हश्र देकर मेकअप में इधर उधर मुतनफ़िर हो गए थे, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने अचानक कड़ी नज़र रखी थी। अचानक लिसली मुस्तबराना अंदाज में बोली, जब पैटरसन तुम्हारे काबू में आ चुका था तो हम बेहोश थे। वो हमाकत में से सरजद हुई थी। इमरान शर्मा कर बोला, मैंने तुम दोनों की डिशों में सरकारी नमक मिला दिया था और खुद बेहोश बन गया था। फिर सफदर ने जिस पैटरसन का आसानी से हो गया था हाथ में समारत में पहुंचा दिया। इस तरह यहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और हमारा काम आसानी से बन गया। पैटरसन भी इसलिए वहाँ मौजूद था कि किसी तरह हम तीनों को बेहोश करके यहाँ लाया जाए और ये लोग मुझे इतराज़ात वाली कुर्सी पर बैठा दें। कोई कुछ ना बोला। अधूरे आदमी का सर सीने पर ठलकाया था। दूसरे दिन साइको मशीन के साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम में हाथ से चहल पहल थी। इमरान समेत सारे मेंबर मौजूद थे। सिर्फ तनवीर गैर हाजिर तो उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। आज ये फिर दूल्हा बनेंगे। कैप्टन हावर ने इमरान पर फिक्रा चस किया। साल में कई बार बनना पड़ता है। इमरान शर्मा कर बोला, लेकिन मेरे इंश्योरेंस एजेंट को इस पर ज़रा बराबर भी तशवीश नहीं है। अचानक माइक्रोफोन से आवाज़ आई। ये जुले की पुकार और रिकॉर्ड की हुई आवाज़ और X2 की भराई हुई आवाज़ ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। हमारे एक बैरूनी एजेंट ने हमसे गद्दारी की। उसने इत्तला दी थी कि एक शख्स कुछ अहम कागजात लेकर हमारे मुल्क में दाखिल हो रहा है। ये कागजात हमारे बाद मुल्की मफादात के खिलाफ है। वो एयरपोर्ट से उतरकर एक रुपये में जाएगा और अपना ब्रीफकेस एक ऐसे आदमी के हवाले कर देगा जो वहाँ पहले से मौजूद होगा। हालांकि वो महज एक साजिश थी जो मेरे मतहतों से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए की गई थी और जिसका बुनियादी मकसद मुझ तक पहुँचना था। कर्नल होरेशियो इस साजिश की रूह रवान था। लिसली महज इसीलिए इमरान के पीछे लगाई गई थी कि मेरे मतहतों से करीब रहकर मेरी जुस्तजू कर सके। कर्नल होरेशियो बेहद खतरनाक आदमी है। 10 साल पहले उसकी टांगें एक हादसे में ज़ाया हो गई थी, लेकिन अब वो हथेलियों के बाल हिरनों की तरह चौकड़ियाँ भर सकता है। बहरहाल अपने धूरेपन की बिना पर एक मामूली जिसामत वाले केकड़े का रूप डाल सकता है। केकड़े के इस मस्तूई होल की पुश्त के उसरे में बुलेट प्रूफ लगे हुए थे जिनसे गोलियां उछल जाती थी। इस रूप में उसने दर्जनों कत्ल किए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हादसा हरास फैलाया है। उसने इतराफ़ कर लिया है कि गुलानी भी उसी का शिकार हुआ था। और हाँ, अब मैं सिर्फ जुलियाना फिर सिर्फ मुहातिब हूँ, लेकिन तुम सबके सामने से शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिर भी ये हफ्ता अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि इमरान ही X2 है। इमरान अपने दोनों कान पकड़कर गालों पर थप्पड़ मारने लगा था। वो सब खामोश थे और जूलिया दूसरी तरफ मुंह फेर कर किसी ऐसे बच्चे की तरह मुंह बना रही थी जो यकपैक रो पड़ने की ख्वाहिश का कला गोंद देने की कोशिश कर रहा हो। X2 की तकरीर का सिलसिला खत्म हो चुका था। दफ्तर इमरान अपने राने पीट पीट कर कहने लगा, हाय मेरे कमीशन की बात तो रह गई, अब क्या होगा? 50 रुपये मुझसे उधार ले लो और रेस कोर्स की तरफ दौड़ जाओ। आजकल तुम्हारे सितारे अरूज पर हैं। जोहान बोला, हुआ करें, घोड़े तो मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें भी साथ ले जाओ। हावर ने आंख मारकर जूलिया की तरफ इशारा किया। मुझको किसी घोड़े ही के हवाले करके खुद घर की राह लेंगे। खुदा की बना कर इन्हें इसके शुबे पर यकीन आ जाता तो क्या होता? तुम सब तो मेकअप करके गायब हो गए थे। तुम लोग बकवास बंद करो। जूलिया रोहान से आवाज़ में चीखी और पैर पटकती हुई ऑडिटोरियम से निकल गई। इमरान दोनों हाथों से मुंह दबाए अहमकाना अंदाज से अपनी हंसी रोकने की एक्टिंग कर रहा था। इसके साथ ही इख्तिताम हुआ इस दिलचस्प सी सीरीज़ के साथ। जल्द ही हाजिर होंगी एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।